हाय एवरीवन, नमस्कार। मुझे देख रहे सभी स्टूडेंट का मैं बीइंग ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं 14 अक्टूबर 2020 की शिफ्ट 2 और शिफ्ट 3 में जो मैथ्स के 25 क्वेश्चन आप लोगों से पूछे गए एसएससी सीएचएसएल एग्जाम में 2019 के, वो सभी क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। डेली 50 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के प्रैक्टिस सेशन में आपके लिए लेकर आ रहा हूँ ताकि आपकी सीजीएल 2021, सीपीआर 2021, सीएचएसएल 2021 की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से निपट जाए। बेस्ड ऑन लेटेस्ट टीसीएस पैटर्न में आपको सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कराता हूँ जो एसएससी ने हाल ही में क्वेश्चंस पूछे हैं। सॉल्यूशन देता हूँ प्रॉपर एनालिसिस के साथ। इंग्लिश और हिंदी दोनों में हमारी स्टेटमेंट रहती है। मैं प्रतीक सेठी, मेरा सीजीएल प्री 2019 में 50 आउट ऑफ 50 स्कोर था। मेंस में मेरा 197.5 आउट ऑफ 200 स्कोर था। दोनों स्कोर मैथ्स के हैं। और इससे पहले जो भी मैं सीएचएसएल की वीडियो, सीएचएसएल 2019 के क्वेश्चंस की, मैथ्स के क्वेश्चंस की वीडियो जो अभी तक मैं आपको प्रोवाइड कर चुका हूं, अभी आपको आई बटन पे उनकी प्लेलिस्ट दिख जाएगी। और इससे पहले मैं आपको सीजीएल 2020, सीजीएल 2019, सीपीआर 2020, सीपीआर 2019 के क्वेश्चंस करा चुका हूं। डिस्क्रिप्शन में आपको उनकी प्लेलिस्ट के लिंक मिल जाएंगे और ये सारे लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। यूट्यूब चैनल आप लोग सब्सक्राइब कर दें ताकि जो भी वीडियो मैं आपके लिए लेकर आऊं वो आपसे कभी मिस ना हो। और जो भी नया स्टूडेंट है वो तो सब्सक्राइब कर ही दे। बेशक एक बार कंटेंट से गो थ्रू हो जाए तो आपको ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा कि चैनल इज डैम इम्पोर्टेंट फॉर यू। और किसी को कोई इंक्वायरी हो तो व्हाट्सएप नंबर है, आप लोग मेल कर सकते हैं। ठीक है, मेल आईडी भी आपके सामने है। और पहला क्वेश्चन आज का ये रहा। क्वेश्चन में बोला है कि 18,144 रुपए को 3 बंदों में बांटना है। ठीक है, ए बी सी, और किस अनुपात में बांटना है वो भी दिया है। फिर बोला है क्या कि अमाउंट जो बी को मिली वो ए की अमाउंट से कितनी ज्यादा है। ठीक है, तो आपने यहाँ पे देखा क्या कि 18,144 को 3 बंदों में बांटना है। एबीसी किस अनुपात में? 3:5:8। तो आपने देखा यार ए बी सी की रेशो का जोड़ कितना हो गया? आपने देखा 3 और 5 8 हो गए, 8 और 8 16। तो 16 की वैल्यू कितनी हो गई? 18,144। आपने देखा रेशो के हिसाब से टोटल कितना है? 16। और वैसे टोटल अमाउंट कितनी है जो तीनों में बांटनी है? आपने देखा टोटल अमाउंट जो है वो तीनों में बांटनी है जो वो 18,144 है। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई? आपने देखा एक की वैल्यू आ गई आपकी 1,134। आपको बताना है कि बी की जो अमाउंट है वो ए की अमाउंट से कितनी ज्यादा है। तो आपने बताना है बी की रेशो जो है ए की रेशो से कितनी ज्यादा है। तो आपने देखा 5 जो है 3 से कितना ज्यादा है? 2 ज्यादा है। तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2,268 रुपए। आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बोला है द डिफरेंस बिटवीन द सेलिंग प्राइस ऑफ सम आर्टिकल, अगर वो 12 रुपए पे बेचे 9 रुपए पर बेचने की बजाय, तो 150 रुपए सेलिंग प्राइस का डिफरेंस है। कॉस्ट प्राइस सभी आर्टिकल्स का मिला के 250 रुपए है। आपको बोला सेलिंग प्राइस बताएं 21 आर्टिकल का, अगर वो प्रॉफिट कमाता है 20%। आपने यहां पर एक चीज देखी क्या कि यार मैं मान लेता हूं कि लेट नंबर ऑफ आर्टिकल्स इक्वल टू एक्स। आपने देखा कि यार क्वेश्चन में दिया है कि सेलिंग प्राइसेस का डिफरेंस जो है, अगर वो 12 रुपए पर आर्टिकल बेचता है और वो 9 रुपए पर आर्टिकल बेचता है, तो जो भी सेलिंग प्राइस बनता है ना उसका जो डिफरेंस है वो 150 रुपए आपको गिवन है। आपको पता है क्या यार, अगर 12 रुपए आर्टिकल वो बेचे, मतलब एक आर्टिकल की कॉस्ट अगर 12 रुपए वो रखे, तो एक्स का आर्टिकल की कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 12x। आपने देखा एक आर्टिकल अगर वो 12 रुपए पे बेचता है और हमने नंबर ऑफ आर्टिकल, जो टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल है उनको एक्स मान लिया, तो टोटल कॉस्ट जो पड़ने वाली है, टोटल सेलिंग प्राइस जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा आपके पास? 12x। क्योंकि एक की कीमत अगर 12 रुपए है तो x की कीमत कितनी हो जाएगी? 12x। फिर आपने देखा कि 9 रुपए अगर आर्टिकल वो बेचे, तो एक आर्टिकल की कीमत अगर 9 रुपए, तो x आर्टिकल की कीमत कितनी हो जाएगी? 9x। तो आपने देखा ये भी सेलिंग प्राइस, ये भी सेलिंग प्राइस, इन दोनों के सेलिंग प्राइस का डिफरेंस दिया आपको कितना? 150 रुपए। तो आपने देखा 3x की वैल्यू 150 आ गई, तो आपके पास x की वैल्यू आ चुकी है कितनी? 150/3 कितना हो जाएगा आपके पास? 50। मतलब नंबर ऑफ आर्टिकल जो आपके पास आए हैं वो कितने हैं? 50। तो आपको बोला है इन 50 के 50 आर्टिकल का जो कॉस्ट प्राइस है, आपको बोला है कॉस्ट प्राइस ऑफ दीज आर्टिकल माने 50 आर्टिकल। इन 50 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस आपके पास कितना आ गया? 250। तो एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा? 5 रुपए। आपको बोला है सेलिंग प्राइस बताएं 21 आर्टिकल का। पहले तो आप कॉस्ट प्राइस निकालोगे ना 21 आर्टिकल का, तो आपने देखा कॉस्ट प्राइस 21 आर्टिकल का कितना आ जाएगा? आपने देखा एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस 5 रुपए, तो 21 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा? 5 × 21 105 हो जाएगा। ठीक है, फिर आपको बोला है सेलिंग प्राइस बताओ अगर वो 21 आर्टिकल पे 20% प्रॉफिट कमाना चाहता है। तो आपने देखा यार कॉस्ट प्राइस में 105 रुपए निकाल चुका हूं। ठीक है, और प्रॉफिट परसेंटेज मुझे 20% दे दिया, तो मेरे पास सेलिंग प्राइस निकालना कौन सी बड़ी बात रह गई? आपने देखा 120/100 6/5, 5 ये 21 पे गया, तो 21 6 कितना होता है? 126।
तो 126 जो है आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन बोला अ मैन टेक अ लोन ऑफ सम अमाउंट माने आपने मान लिया कि यार उसने पी अमाउंट का लोन लिया एट सम रेट ऑफ इंटरेस्ट, आपने मान लिया कि चलो उसने आर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है उस पे लोन लिया। क्वेश्चन बोला आफ्टर 3 ईयर द लोन अमाउंट इज डबल, 3 साल बाद क्या होता है, लोन की अमाउंट डबल हो जाती है। कितनी हो जाती है, मतलब 2p हो जाती है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो डिक्रीज्ड बाय 2%, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले अगर आर था तो अब कितना हो गया r-2। आफ्टर नेक्स्ट 5 ईयर्स टोटल इंटरेस्ट पेड ऑन द होल, मतलब जो पहले 3 साल का और जो पहले 3 साल के बाद के जो 5 साल है, मतलब पहले 3 साल बाद के जो 5 साल है उसका भी सिंपल इंटरेस्ट टोटल मिला के कितना हो गया आपके पास 13,600 रुपए, जो कि इक्वल है पहली अमाउंट को अगर मैं 11 से 1/3 साल के लिए दे देता उसके इंटरेस्ट के। तो आपने देखा पहली बात तो क्या आपको पता है सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, आपको पता है सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है PRT/100, ठीक है। तो आपने देखा कि पहले जो उसने प्रिंसिपल लिया था वो उसने आर रेट पे लिया था। कितने साल की बात हुई थी, पहले सबसे पहले हुई थी 3 साल की बात, ठीक है। तो 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट इतना आ गया। अब 3 साल बाद क्या हुआ कि लोन की अमाउंट डबल हो गई, मतलब पी की जगह 2p हो गया और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था वो 2% डिक्रीज हो गया। तो आर की जगह कितना हो गया r-2। और उसके 5 साल बाद, मतलब ये वाली जो 2p अमाउंट थी ये इसने 5 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट पे दी। तो आपने देखा पहले 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट इतना आया, बाद के 5 साल का सिंपल इंटरेस्ट इतना आया और टोटल मिला के सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू कितनी है 13,600 रुपए, ठीक है। और ये किसके इक्वल है, ये जो 13,600 रुपए है ये किसके इक्वल है कि अगर वो जो इनिशियल अमाउंट है या वो फर्स्ट अमाउंट है वो कितने साल के लिए दे देता। आपने देखा 11 से 1/3 इसको बोलेंगे 34/3 साल के लिए अगर वो दे देता उसी रेट पर, तब जाके क्या होता कि तब भी 13,600 रुपए सिंपल इंटरेस्ट आता। आपने देखा 2 इक्वेशन आ गई और 2 वेरिएबल आ गए आपके पास, आप लोग सॉल्व कर लें। पहले इससे शुरू करते हैं। आपने देखा 3PR, ठीक है, और आपने 100 कॉमन ले लिया नीचे से, तो 3PR और यहाँ पे देखा आपने 5 × 2p 10p, तो 10PR आ गया और 5 × 2 × 2 तो आपने देखा 20p आ गया यहाँ से। और यहाँ पे कितना आ गया 13,600। तो आपने क्या किया, आपने 100 को उधर मल्टीप्लाई कर दिया। आप 100 को परे ले जाइए राइट हैंड साइड में, तो आपने देखा 100 को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो ये कितना आ गया 13,60,000, ठीक है। और सेम इसी तरह अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करता हूं तो आप लोग देखने वाले हैं यहां से कि 34 जो है 136 को कितने पे काटेगा, 4 पे काटेगा, और 400 तो ये हो गया 40,000। 40,000 को 3 से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो आप देखोगे 1,20,000 आ जाएगा। तो PR की जो वैल्यू आई वो आपके पास कितनी आ गई 1,20,000। आपने देखा इन दोनों को जोड़ के कितना बन रहा है 13PR, ठीक है। तो 13PR जो है वो कितना है 1,20,000 माइनस 20p, तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ रही है 13,60,000, ठीक है। तो आपने देखा यहां से, आपने देखा कि वेट, आपने देखा कि 13/12 जा कितना होता है, आपने देखा 13/12 जो होता है 156, मतलब 15,60,000 और 13,60,000 और यहाँ पे कितना आ गया राइट हैंड साइड में 20p। तो आपने देखा कि 15,60,000 में से 13,60,000 गए तो आपने देखा 2 लाख बचा, ठीक है 20p। तो p की वैल्यू जो है वो आपके पास कितनी आ जाएगी, प्रिंसिपल जो है आपके पास 10,000 आ जाएगा, ठीक है। आसान क्वेश्चन है, कैलकुलेटिव है बट आसान है। क्वेश्चन में बोला है A1062 × sec28 × cot 38 बाय cosec 62 बाय 1011 डिग्री इक्वल टू 1। आपको बताना है कि A की वैल्यू क्या पॉसिबल है। आप तो पहले A को अलग कर लो, बाकी सारी टर्म को आप राइट हैंड साइड में ले जाओ, ठीक है। और 1062 डिग्री, sec 28 डिग्री और cot 38 डिग्री, ठीक है। और आप एक चीज देख पा रहे हो अब क्या कि sec थीटा जो होता है वो cosec 90 माइनस थीटा होता है। तो sec 28 जो है cosec 90 माइनस 28 जो कि cosec 62 हो जाएगा, ये तो गया। फिर आपने देखा अब आपके पास क्या बचा 1011 डिग्री,
tan 62 डिग्री और cot 38 डिग्री। ठीक है जी। और आप ना अब ऑप्शन चेक करो, ऑप्शन में देखोगे आपके पास तीन एंगल गिवन है, 38, 28 और 79। चारों ऑप्शन में यही तीन एंगल गिवन है, क्या 38 डिग्री, 79 डिग्री और 28 डिग्री। पर मेरा 38 डिग्री तो है मेरे पास, क्या मेरे पास 28 या 79 है? नहीं है। तो आप पहले 28 और 79 बनाओ। कैसे बना सकते हैं? आपको पता है tan थीटा जो होता है cot 90 माइनस थीटा होता है, तो tan 11 से मैं cot 79 डिग्री बना सकता हूँ, पहली चीज। दूसरी चीज मैं tan 62 से cot 28 डिग्री बना सकता हूँ, और cot 38 तो है ही है। फिर आपने देखा सब कुछ tan में ही है, तो आप tan में चेंज कर दो। tan में चेंज करोगे जो डिनोमिनेटर वाली टर्म है वो न्यूमरेटर में आ जाएगी, और न्यूमरेटर वाली डिनोमिनेटर में चली जाएगी, क्योंकि tan थीटा जो होता है वो 1/cot थीटा होता है। तो ये वाला कोई ऑप्शन, हाँ सी है, तो सी इज द करेक्ट आंसर। अब ये वाला क्वेश्चन है, कंप्लीट कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। आपने देखा कि यार अगर मैं पूरे टोटल का, मतलब इस सारे का एलसीएम ले लूं, तो आप देखोगे एलसीएम लोगे तो नीचे तो डिनोमिनेटर वाली टर्म यही आ जाएगी, और न्यूमरेटर में क्या होगा कि इतनी टर्म का मल्टीप्लिकेशन जो होगा वो इसके साथ होगा। ठीक है, और माइनस का 23 बचेगा। ठीक है जी। तो आपने देखा 5√6 आ गया पहले तो। ठीक है, अगर मैं 5√3 को इन तीनों से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो अब देखो 5√6 प्लस 15 प्लस 15√2 आ रहा है आपके पास। ठीक है, क्योंकि √6 जो होता है वो √3 इंटू √2 होगा। ठीक है, और अगर आप 5√3 इंटू 3 करेंगे तो 15 आ जाएगा, इंटू √2 करेंगे तो 15√2। ठीक है, ठीक इसी तरह फिर आप 7√2 को √2, √3 और √6 से मल्टीप्लाई कर लो, तो 14 प्लस 7√6 प्लस 14√3 माइनस √6 इंटू √2, तो ये कितना हो गया 2√3, √6 इंटू √3 ये कितना हो गया 3√2, और √6 इंटू √6 कितना होगा 6 माइनस 23। ठीक है, तो आपने देखा कांस्टेंट टर्म कौन सी है? आपने देखा कांस्टेंट नहीं, आप ये बोलो जिसमें रूट नहीं है वो कौन सी टर्म है? 15 है, 14 है। 15 और 14 को जोड़ा तो 29 आ गया, 29 में से 6 गया, 23 में से 23 गया 0, तो ये तो टर्म वैसे ही 0 कर रही है। अब √6 आप देखो, √6 5√6 और 7√6 तो कितना हो गया 12√6। 15√2 में से 3√2 गए तो 12√2। 14√3 में से 2√3 गया तो कितना हो गया 12√3 हो गया। ये तो कट गया है सारा, है ना। अगर आप 12 कॉमन लेते हैं तो √2 प्लस √3 प्लस √6 बाय √2 प्लस √3 प्लस √6 आ जाएगा, और ये कट गया, लास्ट में 12 बचा, तो 12 इज द करेक्ट आंसर। बड़ा खुशी होती है जब ये सब कट जाता है ना, तो बड़ा मजा आता है देख के। आपने देखा sec a की वैल्यू दे दी, sec a आपको दिया है 3, मतलब एंगल a के हिसाब से ये जो है, आपको पता है sec थीटा होता क्या है? sec थीटा जो होता है वो हाइपोटेन्यूज बाय बेस होता है। ठीक है, तो sec a के हिसाब से, मतलब एंगल a के हिसाब से ये हाइपोटेन्यूज है, और अगर मैं 1 से डिवाइड कर दूं तब भी 3/1 = 3 होता है। तो आपने देखा बेस जो है आपका 1 आ गया, तो परपेंडिकुलर कितना आ जाएगा? आपको पता है परपेंडिकुलर क्या होता है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 1, ये कितना हो गया √8। √8 को आप बोल सकते हो कितना 2√2। फिर आपने देखा cot b कितना है 4/1, मतलब एंगल b के हिसाब से जो बेस है वो ये है, और परपेंडिकुलर ये है, तो हाइपोटेन्यूज कितना होगा √ बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो आपने देखा 4 का स्क्वायर 16 प्लस 1 कितना हो जाएगा √17, तो हाइपोटेन्यूज कितना आ गया √17 एंगल बी के हिसाब से। तो आपने देखा कोसेक ए कितना हो जाएगा? आपको पता है कि कोसेक क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय बेस। ए एंगल के हिसाब से परपेंडिकुलर है, ये बाय बेस कितना है? नहीं, कोसेक ये होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर इतना, हाइपोटेन्यूज इतना, और साइन बी के हिसाब से परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज तो 1/√17 का स्क्वायर। ठीक है, और कॉट ए कितना होने वाला है? आपको पता है कि यार कॉट की वैल्यू होती है बेस बाय परपेंडिकुलर, और सेक की वैल्यू होती है हाइपोटेन्यूज कितना है? इतना बाय बेस। ठीक है जी, सॉल्व कर लो। आपने देखा 8/9
और 1/17 और 1/8 17/16। ठीक है जी। तो आपने देखा 17 और 9 कॉमन कुछ नहीं है, तो 17 निम कितना होगा, 153 होगा। तो 17 8 जा अगर मैं करूँ तो 8 7 जा 56, 136 हो जाएगा ना। तो 136 + 9। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो ये 16 बनाऊँ तो ऊपर 2 हो जाएगा, 19/16 आ गया यहाँ पे। ठीक है जी। तो 136 में 9 ऐड करूँ अगर मैं, तो आप देखोगे कि ये कितना होने वाला है। एक सेकंड, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई। कोसेक ए, ओहो उल्टा हो गया, वेट। कोसेक की वैल्यू यहाँ पे गलत लिखी है, वेट उल्टी होगी, ये मैंने साइन की वैल्यू लिख दी। हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर होगा। ठीक ठीक ठीक। तो यहाँ पे कितना हो रहा है, यहाँ पे 9/8 हो जाएगा। ठीक है जी। और 8 और 9 का एलसीएम अब आपको लेना है। चलो कोई ज़्यादा गड़बड़ नहीं हुई, बाकी चीज़ें सही है। ठीक है। तो यहाँ पे 9/8 हो जाएगा। तो आपने यहाँ पे देखा कि 17 और 8 का मल्टीप्लिकेशन 136, तो एलसीएम कितना आ गया, 136। तो यहाँ पे 153 हो जाएगा और यहाँ पे 8 हो जाएगा। तो आपने देखा कि 161/136 और नीचे कितना, 19/16। ठीक है। तो अब अगर मैं देखूं कि ये गया 4 पे जाएगा, ये 4 पे जाएगा, तो आप देखोगे कि 12 3 और 16 4 34, और ये फिर 4 पे, तो ये तो 8 पे भी जा रहा है। चलो 17 कर दो फिर। ठीक है। तो 161 का 2 गुना कितना होगा, 322, और 17 को अगर मैं 19 से मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना आएगा, 323। तो एक ही ऑप्शन है 322 जिसके न्यूमरेटर में करेक्ट आंसर। क्वेश्चन बोला है 27 पीपल वर्किंग 8 hours a day कैन कंप्लीट अ टास्क इन 12 days, और हाउ मेनी डेज लगेंगे 18 पीपल को वर्किंग 9 hours a day। तो M1D1H1 है इक्वल टू M2D2H2। आपने देखा 27 बंदे हैं, 12 दिन काम कर रहे हैं और 8 hour पर डे। अब ये बताना है कि 18 बंदे कितने दिन काम करेंगे, 9 hour पर डे। ठीक है। तो आपने देखा कि 9 तिया 27 और 3 6 18 और यहाँ पे 2, तो नंबर ऑफ डेज जो लगेंगे अब की बार कितने लगने वाले हैं, 16। तो 16 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि एडी आपको साइड दी है 3, डीई आपको साइड दी है 4, आपको बोला है एबी जो साइड दी है वो कितनी है, 12। ठीक है जी। और बीएफ जो है आपको 2 दिया है, एफजी जो है आपको 6 दिया है, और आपको बीसी साइड दी है कितनी, 10। ठीक है। और ये क्वेश्चन ना बहुत अच्छा है, बहुत मजेदार, ये M/N यहाँ से पढ़ लेना। मतलब इतना मजेदार क्वेश्चन है ना, आपको अच्छा लगना चाहिए। मतलब ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं ना, आपको मतलब इतना हाथ खुल जाएगा ना आपका मैथ्स पे, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आने चाहिए। ठीक है। और सिर्फ इसमें एक लॉजिक, आपको ज्योमेट्री पढ़ते हुए चीज कराई थी और आपको ये लॉजिक पता है सारे, अब आप यूज कर पाते हो कि नहीं वो टाइम की बात है कि एग्जाम में, पर ये चीजों की प्रैक्टिस होनी चाहिए ताकि हमारा एक एक लॉजिक खुले भी हम कहाँ पे क्या चीज लगा सकते हैं। ठीक है। तो आपने यहाँ पे देखा कि अगर मैं एक ट्राइंगल बना दूं, ठीक है, और ये दे दी ट्राइंगल ABC, ठीक है, तो आपको पता है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के काफ़ी फॉर्मूले हैं, पर उनमें से एक फॉर्मूला ये भी है कि अगर मैं 2 साइड को मल्टीप्लाई कर दूं, हाफ इंटू AB इंटू AC, तो ये जो साइड 2 एंगल बना रही है ना, मतलब ये जो दोनों साइड एक एंगल बना रही है, कौन सा एंगल, A, तो इसका साइन टर्म लेना है मुझे, मतलब साइन A से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है। हाफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 साइड्स और एंगल बिटवीन देम जो बन रहा है उसका साइन, तीनों का मल्टीप्लिकेशन करके बाय 2 करना है। ठीक है। तो आपने देखा कि यार ABC ट्राइंगल में और फिर BEF ट्राइंगल में या DBG ट्राइंगल में, मतलब मैं क्या बात कह रहा हूं, मैं ये बात कह रहा हूं कि यार मुझे बोला है क्या एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल FGDE,
FGDE मतलब ये वाली जो क्वाड्रिलेटरल है ना, मुझे इसका एरिया बताना है कि इसका एरिया कितना होगा। अब यहाँ पे एक चीज देखेंगे क्या, कि अगर मैं ट्रायंगल DBG जो है, अगर मैं ट्रायंगल DBG को माइनस कर दूं, मतलब अगर मैं ट्रायंगल DBG में से ट्रायंगल BEF को माइनस कर दूं तो मेरे पास ये वाला एरिया आ जाएगा। अब आपने देखा DBG जो ट्रायंगल है उसमें भी एंगल B है, और BEF जो ट्रायंगल है उसमें तो B है ही है, ट्रायंगल ABC में भी एंगल B है, तो इन तीनों में एंगल कौन सा है कॉमन? B। तो मैं B के हिसाब से एरिया निकाल लेता हूं तीनों ट्रायंगल का, ठीक है। तो आप यहां पे देखेंगे कि मैं इसको इरेज कर देता हूं पहले तो। यहां पे आपने देखा पहली बात तो कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या होने वाला है। आपने देखा कि यार अगर मेरे को AB भी पता है, ठीक है, मुझे AC भी पता है, और फिर अगर AB और BC पता है मुझे, सॉरी, अगर मुझे AB पता है और मुझे BC पता है, और फिर अगर AB और BC का मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूं तो आप देख रहे हो AB और BC में कौन सा एंगल कॉमन है। आप साइड से भी देख सकते हो कि दोनों जगह BB है, तो साइन B कॉमन है। या फिर देखो कि AB और BC कौन सा एंगल बना रही है? साइन B, ठीक है। तो आपने देखा कि AB की वैल्यू कितनी होगी? AB की वैल्यू हो जाएगी 12, BC की वैल्यू है 10 और साइन B आ गया। तो आपने देखा कि ये गया 6 पे, तो 60 साइन B इज द करेक्ट आंसर, जो कि हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अभी तक आ चुका है, ठीक है। तो ट्रायंगल ABC का जो एरिया है वो कितना आ गया? 60 साइन B। तो अगर आपसे पूछता कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बताओ तो 60 साइन B बता देते। अगर एंगल B गिवन होता तो आप साइन की वैल्यू निकाल के वो कर देते, आपका करेक्ट आंसर हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। पर आपसे पूछा गया, आपसे पूछा है कि एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल FGDE का रेशो पूछा है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC से। तो आपको पता है एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल FGD कैसे निकाल लेंगे हम? एरिया ऑफ ट्रायंगल DBG को माइनस कर देंगे किससे? एरिया ऑफ ट्रायंगल BEF से, ठीक है। तो आपको पता है एरिया ऑफ ट्रायंगल DBG कैसे निकाल लोगे आप? हाफ इंटू DB इंटू BG इंटू साइन B। और BEF कैसे निकाल लोगे? हाफ इंटू BE इंटू BF इंटू साइन B, ठीक है। तो आपने यहां से देखा कि हाफ साइन B अगर मैं कॉमन रख दूं तो आप देखोगे DB इंटू BG, तो DB कितना? आपने देखा कि DB निकालने के लिए पहले आपको EB पता होना चाहिए। आपने देखा AB जो है पूरी 12 है, जिसमें से AD 3 है, DE 4 है, तो BE कितनी हो जाएगी? 5। तो आपके पास DB कितना आ गया? आपने देखा 5 और 4 9, और BG कितना हो गया आपके पास? 8 माइनस BE इंटू BF। आपने देखा BE है 5 और BF है 2, तो आपने देखा कि 9 8 जा 72 में से 10 गए तो कितना हो जाएगा? 62। 62/2 कितना होगा? 31 साइन B, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास क्या? एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल FGDE, जो कि M के इक्वल है, और ये N की वैल्यू, तो M/N कितना हो गया आपके पास? 31 साइन B 60 साइन B। तो साइन B से साइन B कैंसिल आउट हो गया, 31/60 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन बोला ABCD जो है रेगुलर पेंटागन है। पहली बात तो आपको पता है कि अगर मुझे रेगुलर पेंटागन दिया है या मुझे रेगुलर पॉलीगन दिया हो, तो आपको पता है कि प्रॉपर्टी क्या होती है? रेगुलर पॉलीगन का मतलब क्या हुआ कि ऐसा पॉलीगन जिसकी हर साइड इक्वल है और हर एंगल इक्वल है, मतलब ऑल साइड्स ऑफ पॉलीगन आर इक्वल, ऑल एंगल्स ऑफ पॉलीगन आर इक्वल, दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज रेगुलर पॉलीगन। तो ईच एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन ऑफ n नंबर ऑफ साइड्स का फॉर्मूला क्या है निकालने का? अगर हमें हर एंगल निकालना है तो आपको पता है n-2 बाई n इक्वल टू 180 डिग्री कर देते हैं। अब आपको पता है जो रेगुलर पॉलीगन है वो रेगुलर पेंटागन है। पेंटागन है माने साइड्स कितनी होगी? नंबर ऑफ साइड्स कितनी हो जाएगी? 5। तो आपको पता चल गया कि हर एंगल जो है वो आपके पास कितना आ जाएगा? 36 दिया 108 डिग्री, मतलब ये वाला एंगल भी 108 हो जाएगा, ये वाला भी, ये वाला भी, ये वाला भी और ये वाला भी 108 हो जाएगा। अब आपने देखा क्या आपको बोला एंगल ABC, एंगल ABC कितना होगा? 108 डिग्री, ठीक है जी।
फिर आपको बोला है ट्वाइस ऑफ एंगल ईजीडी। ईजीडी कौन सा एंगल है? ये वाला। आपने देखा यार ये 108 तो ये 72 हो जाएगा क्योंकि लीनियर पेयर पे बन रहे हैं। सिमिलरली ये 108 तो ये भी 72 हो जाएगा। आपने देखा कि ट्रायंगल GDE में दो एंगल अगर 72 72 के हो गए, मतलब टोटल कितना हो गया दोनों एंगल का? 144। और सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल कितना होता है? 180। तो लास्ट एंगल कितने का बचा? ये EGD 36 डिग्री का बचा, प्लस थ्राइस ऑफ एंगल BAG, मतलब ये वाला एंगल। तो आपने देखा ये अगर 108 है तो इसका एक्सटीरियर एंगल कितना होगा? 72, क्योंकि सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ लीनियर पेयर इज इक्वल टू 180। अगर 180 में से एक 108 का हो गया तो दूसरा 72 का हो जाएगा, बाय 6। तो आपने देखा 108 में 72 जोड़े और ये कितना हो गया? 72 इंटू 3, ठीक है, बाय 6। तो आपने देखा 72 इंटू 4 लिखा हुआ है, तो 144 और 288 बाय 6। और आपने देखा कि ये तो 96 396 बाय 6 66 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। 66 डिग्री इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। एक गिवन फिगर है जिसमें कॉर्ड AD और BC जो है सर्कल की एक्सटेंड किया गया E और F तक। देखो पहले मैं एक चीज आपको समझाना चाहूंगा। क्या मैंने आपको बताया था साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अंदर आमने सामने वाले एंगल का जोड़ 180 डिग्री होता है, ठीक है। मैंने आपको बताया था साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अंदर आमने सामने वाले एंगल का जोड़ 180 डिग्री होता है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है क्या? जो सर्कल के अंदर एक क्वाड्रिलेटरल बनती है। आपने देखा ABCD जो है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है क्योंकि सर्कल के अंदर क्वाड्रिलेटरल बनी हुई है, ठीक है। उसके बाद मैं आपको एक और चीज समझाना चाहूंगा। मैंने आपको बताया था क्या कि आमने सामने वाले का जोड़ कितना होता है? 180 डिग्री होता है। अगर मैं इसको 60 मान लूं तो आप समझ पा रहे हो कि आमने सामने का जोड़ अगर 180 डिग्री है तो अगर ये 60 तो ये कितना हो जाएगा? इसके सामने वाला एंगल कितने का हो जाएगा? 120 का। और आपको पता है क्या कि ये दोनों लीनियर पेयर एंगल है। लीनियर पेयर का जोड़ होता है 180। अगर एक एंगल हो गया 120 का तो दूसरा कितने का हो जाएगा? 60। मैं आपको यही चीज यहां पे समझाना चाह रहा था क्या कि अगर एक एंगल थीटा है तो उसके सामने वाले एंगल का जो एक्सटीरियर एंगल होगा वो भी थीटा होगा, मतलब ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होते हैं, ठीक है। बस यही चीज मैं आपको समझाना चाह रहा था इससे। आपने देखा यहां पे क्या? आपने देखा कि भैया आपको दे दिया एंगल CDE जो कि कितना है? 85 डिग्री, और आपको दे दिया DCF जो कि कितना है? 94 डिग्री। आपने देखा ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, मतलब ये 94, ये 85 तो ये भी 85 हो जाएगा। और एंगल ABF और एंगल EAB का जोड़ पूछा है आपसे, मतलब 94 और 85, ये कितना हो गया? 179 डिग्री आ जाएगा आपका, ठीक है। और कराने को मैं ऐसे भी बता सकता था क्या कि 85 तो ये 85 तो ये 95 तो ये 95 तो ये 85, क्योंकि आमने सामने वाले का जोड़ 180। तो इससे आपको एक कॉन्सेप्ट जो अभी बताया, इससे एक और कॉन्सेप्ट पता चल गया कि अगर ये एंगल है तो ये वाला एंगल भी सेम होगा इसके, मतलब ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, और थोड़ा एग्जाम में आपका टाइम बच जाएगा। अब ये क्वेश्चन है, ध्यान देना, इस क्वेश्चन के बहुत गलत गलत सॉल्यूशन दिए हुए हैं काफी सारी जगह। वो तो मेरी नजर पड़ गई एक सॉल्यूशन पे, तो ये क्वेश्चन के काफी सारे गलत सॉल्यूशन दिए हुए हैं। लोग पता क्या मान रहे हैं? इस क्वेश्चन का मतलब ये है सिर्फ कि अ क्रेट ऑफ फ्रूट कंटेन 1 स्पॉइल्ड फ्रूट फॉर एवरी 25 फ्रूट्स, मतलब हर 25 फ्रूट में से एक फ्रूट ऐसा है जो स्पॉइल हुआ है, ठीक है। और लोग पता क्या कर रहे हैं? 25 फ्रूट है और उसमें हर 25 फ्रूट पे एक फ्रूट जो है वो, मतलब एक 25 फ्रूट जो है ये अनस्पॉइल्ड फ्रूट है और एक फ्रूट जो है वो स्पॉइल्ड फ्रूट है, मतलब हर 26 फ्रूट में से एक फ्रूट स्पॉइल मान रहे हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। क्वेश्चन में वो ये बात बोल रहा है कि हर 25 फ्रूट में से एक फ्रूट जो है वो स्पॉइल्ड है, मतलब 24 फ्रूट जो है आपके पास वो क्या है? अनस्पॉइल्ड। मतलब टोटल नंबर ऑफ फ्रूट 25 है जिसमें से एक फ्रूट जो है स्पॉइल है। और फिर लास्ट में पता क्या करते हैं? यहाँ पे पूछा आपको नंबर ऑफ फ्रूट्स बताएं, आप पढ़ सकते हैं, यहाँ पे आपको दिया नंबर ऑफ फ्रूट। लोग पता क्या कर रहे हैं? लोग नंबर ऑफ अनस्पॉइल्ड फ्रूट बता रहे हैं। क्या करेंगे? टोटल नंबर ऑफ फ्रूट निकाल देंगे, उसमें से स्पॉइल्ड फ्रूट को माइनस कर देंगे अनस्पॉइल्ड फ्रूट। यहाँ पे कहीं लिखा है क्या कि आप लोग अनस्पॉइल्ड फ्रूट बताएं? ठीक है ना, आपको नंबर ऑफ फ्रूट दिया, नंबर ऑफ फ्रूट में स्पॉइल्ड फ्रूट भी आते हैं, अनस्पॉइल्ड फ्रूट भी आते हैं, ठीक है। देखो क्वेश्चन कैसे करेंगे। क्वेश्चन में बोला है कि अ क्रेट ऑफ फ्रूट कंटेन 1 स्पॉइल्ड फ्रूट
फॉर एवरी 25 फ्रूट्स। मतलब अगर टोटल फ्रूट जो है 25 है तो उनमें से एक फ्रूट जो है वो स्पॉइल्ड फ्रूट है, तो आपके पास टोटल फ्रूट और स्पॉइल्ड फ्रूट का रेशो कितना आ गया कि हर 25 फ्रूट में से एक फ्रूट जो है वो क्या है, स्पॉइल्ड फ्रूट। ठीक है, फिर आपको बोला है 60% ऑफ स्पॉइल्ड फ्रूट जो है वो उसने बेच दिए, और उसने स्पॉइल्ड फ्रूट्स नंबर में कितने बेचे, 48। तो आपने देखा 60% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 48। आपको क्या बोला गया, आपको बोला गया 60% स्पॉइल्ड फ्रूट जो थे उसने बेच दिए, और उसने बेचे कितने स्पॉइल्ड फ्रूट, 48। तो 60% की वैल्यू कितनी हो गई, 48। यहां से आपका स्पॉइल्ड फ्रूट आ जाएगा। मतलब स्पॉइल्ड फ्रूट जो है वो 60% वैल्यू कितनी है, 48। तो 10% की वैल्यू आपने देखी तो कितनी होगी, 48/6, 8 हो गया। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 80। मतलब टोटल नंबर ऑफ स्पॉइल्ड फ्रूट जो आपके पास आया है वो कितना आया, 80। आपने देखा कि अगर एक स्पॉइल्ड फ्रूट है तो टोटल नंबर ऑफ फ्रूट कितने हैं, 25। तो एक की वैल्यू आपके पास अगर 80 आए तो आप 25 की वैल्यू बता दोगे, 25 × 80 कितना हो जाएगा आपके पास, 2000। मतलब अगर 80 स्पॉइल्ड फ्रूट हैं, अगर टोटल नंबर ऑफ स्पॉइल्ड फ्रूट 80 है तो टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स जो आएंगे वो आपके पास, एक की वैल्यू 80, मतलब स्पॉइल्ड फ्रूट की एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 80। तो 25 की वैल्यू निकाल लो, 25 × 80 कितना हो जाएगा, 2000। मतलब अगर 80 टोटल नंबर ऑफ स्पॉइल्ड फ्रूट है तो टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स कितना आ जाएगा आपके पास, 2000। अब ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन डैम इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन में बोला है वाटर फ्लोज इनटू अ टैंक जिसका डायमेंशन आपको दे दिया थ्रू अ रेक्टेंगुलर पाइप। देखो रेक्टेंगुलर पाइप ऐसा होता है जिसका आपको क्रॉस सेक्शन एरिया दे दिया। क्रॉस सेक्शन एरिया माने कि ये तो होगा 1.2 और ये होगा जो होगा 0.75 मीटर। ठीक है, एट द रेट ऑफ 15 किलोमीटर पर आवर, इन व्हाट टाइम विल द वाटर राइज बाय 4 मीटर। ठीक है, पहली बात तो आप डायमेंशन समझना समझे, मतलब डायमेंशंस को समझेंगे कैसे। देखो मैं आपको 3D में पिक्चर लेके आया हूं आपके लिए। ठीक है, आप यहाँ पे पहले तो ये देखेंगे कि टैंक जो है वो क्यूबॉइडिकल फॉर्म में है। पहली चीज आप ये समझेंगे क्या, कि टैंक जो है वो क्यूबॉइडिकल फॉर्म में है, क्योंकि आपको यहाँ पे वो जो टैंक है उसका आपको क्रॉस सेक्शन एरिया दे रखा है। ठीक है, तो आपको जब टैंक का क्रॉस सेक्शन एरिया नहीं, सॉरी क्रॉस सेक्शन एरिया तो पाइप का होगा, ये जो टैंक का है आपको डायमेंशन दे रखा है। ठीक है, जब आपने टैंक का डायमेंशन देखा तो आप यहां से समझ गए कि ये लेंथ इनटू ब्रेड्थ होती है। तो लेंथ अगर दे दी और ब्रेड्थ अगर दे दी, ठीक है, कितनी है ये, एक सेकेंड दोबारा लिखता हूं। तो आपने देखा लेंथ आपको दे दी 180 मीटर और विड्थ आपको दे दी, आपको पता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ ही होती है डायमेंशन, और दो चीजों का मल्टीप्लिकेशन है। तो आप समझ गए लेंथ इनटू ब्रेड्थ का मल्टीप्लिकेशन है। और फिर बोला है कितने टाइम में जो वाटर है वो राइज हो जाएगा 4 मीटर से। मतलब हाइट कितने टाइम में 4 मीटर हाइट हो जाएगी। ठीक है, तो फील्ड जो है वो 4 मीटर हमें फिल करना है। हम नहीं बोल रहे कि पूरे का पूरा फिल करना है या हमें हाइट गिवन है, हमें ये बोला है कि मान लो अगर वो इतना भर देता है जो कि 4 मीटर लेंथ है तो वो कितने टाइम में भर देगा। ठीक है, और उसके अलावा आपको क्या बोला हुआ है, आपको बोला हुआ है कि रेक्टेंगुलर पाइप का डायमेंशन आपको दिया हुआ है कितना, कि ये तो हो गया 1.2 मीटर और ये जो होगा आपके पास कितना होगा 0.7 मीटर, 0.75 मीटर। ठीक है, देखो आपको पता है कि इसमें से पानी पूरा भर के जा रहा है। ठीक है, इसमें से पानी जो है पूरा भर के जा रहा है। ठीक है, और जा रहा है यहाँ पे, और इसका भी पानी भर रहा है। पानी भर रहा है मतलब क्या, कि इसका वॉल्यूम भर रहा है। ठीक है, और इसमें से भी जो निकल रहा है वो वॉल्यूम ही निकल रहा है, कैपेसिटी निकल रही है कि हाँ यार इसमें से पानी निकल रहा है, तो पानी का हमेशा वॉल्यूम कैलकुलेट होगा कि अगर वो एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहा है। तो आपने देखा कि वॉल्यूम मैं कैसे निकालूंगा। ठीक है, वॉल्यूम जो होगा पाइप का, याद रखना वॉल्यूम ऑफ पाइप जो होगा, ये देखो पाइप अगर आप देखो कि रेक्टेंगुलर पाइप है तो इसको मैं बोल सकता हूं कि ये भी क्यूबॉइडिकल फॉर्म में है। अगर मैं इसको हाइट बोल दूं तो, ठीक है, अगर मैं इसको हाइट बोल दूं पाइप की तो ये भी क्यूबॉइडिकल फॉर्म में है। और हाइट जो है वो स्पीड के इक्वल होती है। हाइट जो है वो स्पीड के इक्वल होगी कि यार 15 किलोमीटर पर आवर पे जा रहा है, मतलब ऐसे जो पानी जा रहा है ना वो 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे जा रहा है। मतलब यहां से लेके यहां तक जो पानी जा रहा है वो 15 किलोमीटर, मतलब ये जो हाइट है वो 15 किलोमीटर, 1 घंटे की हाइट जो है वो 15 किलोमीटर है मान लो। ठीक है, तो आपने देखा कि यार दोनों का वॉल्यूम इक्वल, मतलब यहां से पानी निकला और यहां चला गया, तो दोनों का वॉल्यूम हमें इक्वल करना पड़ेगा। आपने जब दोनों का वॉल्यूम इक्वल किया, एक सेकेंड,
ठीक है। या फिर आप ऐसा बोल दो क्या कि पानी जो निकला या वाटर डिस्चार्ज जो हुआ, वाटर जो डिस्चार्ज हुआ, वाटर डिस्चार्ज जो होगा, पहली बात तो यहां से निकला तो आप बोल सकते हैं क्या कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पाइप इनटू स्पीड। ठीक है। या फिर इसको ऐसा भी, मेरी लैंग्वेज में अगर आप बोलना चाहो तो आप इसको ऐसा भी बोल सकते हो क्या कि इसको क्यूबॉइड मान लो, इसको पाइप को भी आप क्यूबॉइड मान लो, तो लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट कर दो, क्योंकि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पाइप कितना होगा, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, और स्पीड को मैंने आपको क्या बोला कि आप हाइट मान लो। तो अगर ये भी आप क्यूबॉइड मान लो, और नीचे वाला तो क्यूबॉइड है ही है कि वाटर डिस्चार्ज जाके हुआ कहाँ, आपने देखा पाइप से डिस्चार्ज हुआ और जाके हुआ कहाँ, टैंक में, तो भरा क्या, वॉल्यूम ऑफ टैंक। अब वॉल्यूम ऑफ टैंक क्या होगा, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, और हाइट वो होगी जहां तक वो भर पाया, आपने देखा 4 मीटर तक वो भरा। ठीक है। तो आप मेरे मानने में ये समझ चुके हो अभी तक क्या कि हमें दोनों का वॉल्यूम इक्वल करना है। तो आपने पहली बात तो ये चीज देखी क्या, स्पीड कितनी है 15 किलोमीटर पर आवर, मतलब एक आवर में जो है वो 15 किलोमीटर पानी पाइप से निकलेगा। तो आपने देखा कि यार टाइम बताना है कितने टाइम में 4 मीटर भर जाएगा, तो आपने देखा यार वो टी टाइम में, मतलब टी आवर में 15 टी किलोमीटर पानी निकल जाएगा। तो आपने देखा कि इसकी वैल्यू इक्वल टू इसकी वैल्यू आपको रखनी पड़ेगी। तो आपने देखा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बाई लेंथ इनटू ब्रेड्थ कितना हो गया, आपने देखा 1.2 इंटू 0.7, और हाइट या स्पीड कितनी हो गई, आपने देखा हाइट को मैं 15 टी मान लेता हूं। वॉल्यूम ऑफ टैंक कितना आ गया आपके पास 180 तो 40, और भरना कहां तक है 4 मीटर तक। अब सब कुछ मीटर में है, और ये था 15 किलोमीटर, तो आप इसको भी मीटर में चेंज कर लो। ठीक है। तो आपने देखा कि टी की वैल्यू कितनी आ गई 180 इंटू 140 इंटू 4, और ये 3 पॉइंट है तो पॉइंट हटा ही दो। ठीक है, इंटू 15। अब सॉल्व कर लो। तो आपने देखा 15 जो है ये 12 पे जाएगा, और 12 से 12 कट गया, 15 इंटू 12 180 गया। उसके बाद आपने देखा कि भाई ये 5 पे जाएगा, हाँ, तो ये हो गया 28, और ये अगर 5 पे जाए तो ये 15 पे चला जाएगा। तो आप देखोगे 28 इंटू 4 कितना होता है 56, 28 दूनी 56, और 112 बाई 15 आ गया आपके पास। ठीक है। तो 112 बाई 15 कितना होगा 7 सही 7/15। तो आपने देखा 7 सही 7/15 घंटे लगेंगे भाई। ठीक है। तो टी की वैल्यू कितनी आ गई 7 सही 7/15। तो आपने देखा 7 घंटे। अच्छा, एक ही ऑप्शन है जिसमें 7 घंटे है। अब मिनट में चेंज करना है तो 7/15 इंटू 60 कर दो। तो आपने क्या देखा कि अगर मिनट में चेंज किया तो इंटू 60 करना पड़ेगा, तो 15 जो है 4 पे काट देगा 60 को, तो 7 चौक 28 मिनट, तो 7 घंटे 28 मिनट इज द करेक्ट आंसर। अब ये वाला क्वेश्चन है, देखो एक तरीका तो ये है कि आपको पता है सक्सेसिव डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या होता है। अगर आपको पता है 2 डिस्काउंट दे दे X% और Y%, तो सक्सेसिव डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या होता है ये वाला। तो आपको बोला है कि सक्सेसिव डिस्काउंट 24% दिया है। अब आपको X की वैल्यू निकालनी है, Y की वैल्यू पता है। ठीक है। और आपने देखा ये हो गया 4, और ये कितना हो गया, ये देखो तो 5, तो 4x बाई 5। तो x की वैल्यू जो है वो कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू जो है आपके पास 5 आ जाएगी, 5%। मतलब दूसरा डिस्काउंट जो था वो 5% का था। या फिर आप ऑप्शन से भी कर सकते हो कि 20 + 5, अगर ये वाला ऑप्शन लूँ, और 20 इंटू 5/100, तो आपने देखा कि 1 तो 25 - 1 कितना 24, और सक्सेसिव डिस्काउंट है कितना 24%, आंसर आ जाएगा। ठीक है। तो दोनों तरीके से आप लोग कर सकते हो। क्वेश्चन में बोला है कि ट्रेन जो है ट्रेवल करती है डिस्टेंस 2 स्टेशन के बीच में, P और Q 2 स्टेशन है उनके बीच में इस स्पीड पे, और अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब वापस जब आती है तो इतने की स्पीड पे आती है। अब दूसरी ट्रेन जो है वो सेम डिस्टेंस ट्रेवल करती है एवरेज स्पीड ऑफ फर्स्ट ट्रेन। पहली बात तो आपको दिया है क्या
कि पी से क्यू तक पहली ट्रेन जो है वो गई तो 126 किलोमीटर पर आवर पे गई और वापस आई तो 90 किलोमीटर पर आवर पे गई। और दूसरी बार आपको बोला कि जो दूसरी ट्रेन है वो इन दोनों स्पीड की एवरेज स्पीड, मतलब फर्स्ट ट्रेन की एवरेज स्पीड पे ट्रेवल करती है। तो आप पहले तो एवरेज स्पीड निकालो। आपने देखा एवरेज स्पीड निकालने का मैंने आपको तरीका बताया था कि दो स्पीड गिवन है, आप लोग क्या करेंगे, डिस्टेंस निकालेंगे। डिस्टेंस कितना आ जाएगा, आपने देखा 126 कितना होता है, 126 होता है 126 होता है 18 इंटू 60, ठीक है। और ये होगा 18 इंटू 5, तो 18 इंटू 5 इंटू 7, तो आपने देखा 18 इंटू 5 इंटू 7 जो है एलसीएम हो जाएगा। अब एलसीएम 126 और 90 का कितना आ गया, 630। 630 जो है आपके पास डिस्टेंस आ गया। टाइम कितना आ गया, तो आपने देखा टाइम क्या था, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो 630 बाई 126 5 आ जाएगा। 630 बाई 90 कितना आ जाएगा आपके पास 7। मतलब अगर वो 126 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाए तो टाइम 5 लगेगा, और अगर वो 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाए तो टाइम कितना लगने वाला है उसको 7। एवरेज स्पीड निकाल लो। आपने देखा कि डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस है 630। अब ये जो डिस्टेंस आपके पास आया है ये P से Q तक का डिस्टेंस है। मतलब जब उसने P से Q तक वो गया तब वो 630 चला, और Q से P तक जब वो आया तब वो दोबारा 630 चला। तो 630 किलोमीटर वो दो बार चला, एक बार P से Q और Q से P। और टाइम कितना, आपने देखा P से Q गया तो 5 लगा, Q से P गया तो 7 लगा। तो आपने देखा 630 इंटू 2/12, और ये गया 6 पे, ये गया 1 पे, और ये गया 105। मतलब एवरेज स्पीड जो आई पहले तो आपकी कितनी आ गई, 105 किलोमीटर पर आवर। अब इसी एवरेज स्पीड पे सेकंड ट्रेन मूव कर रही है। क्वेश्चन बोला टाइम टेकन बाय सेकंड ट्रेन टू ट्रेवल 525 किलोमीटर। टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना 525, स्पीड कितनी 105 किलोमीटर पर आवर, मतलब 5 घंटे लग जाएंगे भाई ट्रेवल करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये वाला क्वेश्चन है, आप लोग खुद से कर लेना, चलो मैं कर देता हूं। देखो आपने देखा कि अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो 9 पंजे 45 और 4 49/9 है, और ये अगर एलसीएम ले ले 12 आ जाएगा, ऊपर 33 और 33 माइनस 26, ठीक है, का स्क्वायर। उसके बाद डिवाइड, अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो आप देखो 77 और 3 80/11, और यहाँ पे ऑफ पहले सॉल्व करना पड़ेगा, तो 8 पंजे 40 और 44/5। तो आपने देखा ये गया 16 पे और ये गया 4 पे, तो यहाँ पे कितना आ गया 64 आ गया। डिवाइड बाय 12/7, तो डिवाइड करेंगे अगर 12/7 तो आप मल्टीप्लाई कर दो 7/12 से, ठीक है, और -4/3 का स्क्वायर। तो आपने देखा कि ये 4 पे अगर मैं काटूँ तो आपने देखा यहाँ पे 3 आ जाएगा, और यहाँ पे 4 पे काट के 16, तो 16 सत्ते कितना हो जाएगा, 16 सत्ते आपका हो जाएगा 7 6 या 42, और ये हो जाएगा 112। तो 112 में से 4 गए तो 108 हो जाएगा, और इसका स्क्वायर है तो 108/3, 108/3 कितना होगा, 3 3 36, 36 का स्क्वायर। तो ये डिवाइड बाय 36 का स्क्वायर हो जाएगा। और इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो आप देखोगे 49/9 मल्टीप्लाई बाय, आपने देखा कि इसको सॉल्व करके 7 आएगा, तो 12/7 का स्क्वायर, तो यहाँ पे 144/49 आ जाएगा, ठीक है। ये 16 पे, तो 16 डिवाइड बाय 36 इंटू 36, तो आपने देखा कि ये 4 पे गया और ये 9 पे, फिर तो 1/81 इज द करेक्ट आंसर। अब ये वाला क्वेश्चन है, देखो बहुत आसान है। आपको बोला गया क्या, आपको बोला 10 की पावर 4 माइनस 10 स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। तो आपने देखा कि यार अगर मैं 10 की पावर 4x को लेफ्ट हैंड साइड में लिख दूं और राइट हैंड साइड में 10 स्क्वायर एक्स ले जाऊं, तो आपको पता है 1 + 10 स्क्वायर एक्स कितना होता है, सेक्स स्क्वायर एक्स। सेक्स स्क्वायर एक्स को क्या बोलेंगे, 1/cos स्क्वायर एक्स, और ये हो गया साइन की पावर 4x बाई कॉस की पावर 4x। अब ये कट गया, तो आपने देखा यहाँ पे बचा कितना, cos स्क्वायर एक्स। तो साइन की पावर 4x इक्वल टू क्या होगा, cos स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे रख दो cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 के इक्वल। अब ये वाला क्वेश्चन देखो कितना अच्छा है, मतलब मजा आ जाएगा आपको इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन में बोला है क्या, क्वेश्चन में बोला है सम ऑफ
17 कॉन्जिक्यूटिव नंबर 289 है। तो अगर सम 289 है और अगर मैं सम को नंबर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नंबर कितने 17 से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास एवरेज आ गया कितना 17। अब आपको पता है क्या, आपको एक चीज यहां पे पता चल रही है कि भाई 17 नंबर का जो 17 कॉन्जिक्यूटिव नंबर का जो एवरेज है मेरे पास 17 आ गया। और अगर मुझे कॉन्जिक्यूटिव नंबर का एवरेज पता चल जाए तो मैं मिडल नंबर बता सकता हूं। तो 17 नंबर का जो मिडल नंबर होगा वो कितना होगा 8th नंबर। 8th नंबर की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 17, क्योंकि जो मिडल नंबर होता है वही एवरेज होता है, पहली चीज। दूसरी चीज आपको बोली है सम ऑफ अनदर 10 कॉन्जिक्यूटिव नंबर whose first term is 5 more than the average of first set of consecutive number। ठीक है, तो आपने देखा कि बोला है आपको एवरेज ऑफ फर्स्ट सेट ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नंबर। आपने देखा सम जो था 289 था और नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नंबर कितने थे 17, तो मैंने एवरेज निकाल लिया कितना 17। अब जो है अनदर 10 कॉन्जिक्यूटिव नंबर का जो सम है वो हमें बताना है जिसकी पहली टर्म जो है वो 5 ज्यादा है एवरेज से। तो आपने देखा एवरेज मैंने निकाला तो 17 में 5 जोड़ो तो 22। अब ये जो 22 है इससे जो है कॉन्जिक्यूटिव नंबर शुरू हो रहे हैं और खाली कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, मतलब अगर आपको कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर देता दे ही नहीं सकता था क्योंकि पहला नंबर 22 है। तो कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर देता तो आप क्या करते 22 24 26 करके लिखते क्योंकि कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर आपको देने हैं। अब आपको बोला है खाली कॉन्जिक्यूटिव नंबर। कॉन्जिक्यूटिव नंबर माने डिफरेंस कितने का 1 का। तो आपको पता है कि 10 नंबर है, 10 नंबर है तो मतलब लास्ट नंबर कितना होगा 31। आपको इनका सम पूछा है, सम निकालने का आपके पास सबसे बढ़िया तरीका सम ऑफ एपी क्या होता है n/2 फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म। तो आपने देखा कि 5 और ये कितना हो गया, ये आपके पास हो गया 53 और ये हो गया आपके पास 265 जो आपका बिल्कुल आंसर सही हो जाएगा। अब ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है, आपको बोला है क्या कि इस फिगर में रेशो ऑफ एरिया ऑफ लार्जेस्ट स्क्वायर टू दैट ऑफ स्मॉलेस्ट स्क्वायर। ठीक है, पहली बात तो आप क्या करो, आप इसकी साइड ना 1 मान लो। आपने इसकी साइड 1 मानी तो आपका हाइपोटेन्यूज कितना आ जाएगा, आपने देखा स्क्वायर है तो आपने ईच साइड को 1 मान लिया तो आपके पास हाइपोटेन्यूज कितना आएगा, हाइपोटेन्यूज आपके पास √2 आ जाएगा। अब ये जो √2 आपके पास आया है ये जो है आपके पास डायामीटर आ चुका है इस वाले सर्कल का। ठीक है, डायामीटर आ चुका है इस वाले सर्कल का, तो आप बोल सकते हो कि ये भी जो है वो कितना हो जाएगा √2 हो जाएगा। अगर ये √2 तो ये भी √2। ठीक है, तो आपने देख लिया कि इस वाले स्क्वायर और इस वाले स्क्वायर का रेशो कितना है। आपने देखा इस वाले स्क्वायर और इस वाले स्क्वायर की साइड का जो रेशो है वो कितना है 1:√2। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूं कि यार ये स्क्वायर है, स्क्वायर के बाद सर्कल था, स्क्वायर सर्कल के बाद दोबारा स्क्वायर था। तो जो पहला सर्कल है और जो मतलब जो स्मॉलेस्ट सर्कल है और जो बीच वाला सर्कल है इसका रेशो अगर ये है तो मैं ये बोल सकता हूं कि इस वाले स्क्वायर का और इस वाले सर्कल, सॉरी मैं रिपीट करता हूं 1 मिनट। मैं आपको ये बात बोल रहा हूं क्या, मैं बोल रहा हूं कि भाई अगर जो स्मॉलेस्ट सर्कल है, जो स्मॉलेस्ट हमारे पास स्क्वायर है, ये वाला स्क्वायर है, मैंने क्या किया इसकी साइड को 1 माना तो आपने देखा इसका जो डायगोनल है √2 आ गया और जो इसका डायगोनल है वो इस वाले सर्कल का, जो स्क्वायर से ऊपर वाला सर्कल है इसका जो है डायमीटर है। अगर इसका डायमीटर √2 है तो इससे ऊपर वाले स्क्वायर की साइड भी √2 हो जाएगी। तो आपने देखा कि पहला जो स्क्वायर था और जो दूसरा स्क्वायर था उसकी साइड का रेशो कितना है 1:√2 और बीच में एक सर्कल है। तो आप कह सकते हो कि ये वाला जो स्क्वायर है, जो सेकंड नंबर वाला स्क्वायर है और थर्ड नंबर वाला स्क्वायर है, इसकी साइड का रेशो भी कितना होगा 1:√2। ठीक है, तो साइड ऑफ फर्स्ट और साइड ऑफ सेकंड स्क्वायर और साइड ऑफ सेकंड स्क्वायर और साइड ऑफ थर्ड स्क्वायर का रेशो कितना हो गया आपके पास 1:2, क्योंकि बीच में एक सर्कल ही है। तो आप लोग बोल सकते हो कि साइड ऑफ 1 और साइड ऑफ 2 और साइड ऑफ 3 को अगर मैं कंबाइंड करके लिखूं, मतलब स्मॉलेस्ट, मिडल वन और लार्जेस्ट सर्कल का अगर मैं रेशो
लार्जेस्ट स्क्वायर का अगर मैं रेशियो ऑफ साइड देखूँ तो कितना हो जाएगा? आपने देखा कि a2 कॉमन है तो √2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपने देखा कि 1 √2 और 2, मतलब जो स्मॉलेस्ट स्क्वायर है और जो लार्जेस्ट स्क्वायर है उसकी साइड का रेशियो कितना है? 1:2। आपको बोला है लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट स्क्वायर के एरिया का रेशियो बताओ, तो एरिया कितना होता है? साइड का स्क्वायर, तो 4:1 आ जाएगा। अब ये वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन बोला है 1a765b12 जो है डिविजिबल है 72 से। अब 72 को को प्राइम में डिवाइड कर दो, आपने देखा 72 का को प्राइम कितना हो गया? 9 और 8, मतलब 9 का भी डिविजिबल होना चाहिए, 8 का भी डिविजिबल होना चाहिए। तो आप एक बात बोल सकते हो क्या कि 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? लास्ट 3 नंबर मस्ट बी डिविजिबल बाय 8। तो आपने देखा लास्ट के 3 नंबर क्या है? b12। अब आपने देखा कि अगर मैं b को 0 रख दूं तो 12 जो है 8 पे नहीं जाता पर 112 जाता है, ठीक है, 212 नहीं जाता पर 312 जाता है। तो आपने देखा कि 200-200 का गैप है, मतलब 512 जाएगा, 712 जाएगा और 912 जाएगा। तो आप कह सकते हो बी की 2 वैल्यू पॉसिबल है। बी की जो है 1, 3, 5, 7, 9 ये वैल्यू पॉसिबल है, ठीक है। और फिर आप कहते हो क्या कि 1, 7, 8 हो गया, 8 और 6 14 और 9 14 और 5 19, 20, 21, 22, तो 22 प्लस a प्लस b है, ठीक है। अगर b की वैल्यू मैं 1 रखूं और मुझे नंबर को 9 से डिविजिबल कराना है, b की वैल्यू 1 पॉसिबल है और 9 से डिविजिबल कराना है, मतलब a की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? आपने देखा 22 और 1 23, 23 में मैं क्या जोड़ू कि 9 पे कट जाए? तो आप कहोगे कि 23 में सिर्फ 4 जोड़ दो, 9 पे कट जाएगा आराम से, ठीक है। फिर मैं बोलता हूँ कि अगर मैं 3 वैल्यू रखूँ तो आप देखोगे 22 और 3 25, 25 में मैं क्या जोड़ू कि 9 पे कट जाए? तो आप देखोगे 25 में 2 जोड़ दो और 27 आएगा, 27 जो है 9 पे कट जाएगा। फिर 22 में अगर मैं 5 जोड़ू तो कितना हो रहा है? 27। अब 27 हो रहा है तो यहाँ तो इसमें कुछ जोड़ो ही ना, और यहाँ जोड़ना है तो फिर 9 जोड़ दो, 36 आ जाएगा, 36 आएगा तो कट जाएगा, ठीक है। और फिर अगर 22 में मैंने 7 जोड़ा तो कितना आ गया? 29, 29 में 7 जोड़ूंगा तब जाके कितना आएगा? 36। और 22 में 9 जोड़ूंगा तो 31 आएगा, और 31 में अगर मैं 5 जोड़ूं तो 36 आएगा। आपको बोला लीस्ट वैल्यू बताओ 2a प्लस 3b की। पहली बात तो आप यहाँ से देख के समझ पा रहे हो कि अगर मैं ये दोनों वैल्यू रखने वाला हूँ तब तो जाके लीस्ट वैल्यू आने नहीं वाली, आप रख के देख लेना। फिर आपको डाउट आ गया कि यार अगर मैं 0 और 5 रख के देखूँ, आपने 0 और 5 रखा तो आपने देखा कि 15 आ रहा है, ठीक है। फिर आपने 4 और 1 रखा तो आपने देखा 4 और 1 रखूँ तो 8, 3, 11 आ रहा है। और फिर आपने 2 और 3 पे चेक कर लिया, ठीक है, चेक करके देख लेना, कई जगह इनके सॉल्यूशन गलत दिए होते हैं, ठीक है। 13 वो क्या करेंगे, आपको जो सॉल्यूशन वाले हैं वो 4 और 1 पे वैल्यू रख के दिखा देंगे कि हाँ 4 और 1 से ही मेरा 11 आ रहा है जो कि लीस्ट वैल्यू है, और ये वाला टिक हो गया ऑप्शन। पर ऐसा भी हो सकता है कि आगे वाली वैल्यू में से भी आपको कोई वैल्यू लीस्ट मिल जाए, ठीक है। तो उनका आंसर यहीं पे आ गया तो आप भी अपना आंसर यहीं पे ना लाएं, क्रॉस चेक करके पक्का देख ले, और 1-2 सेकंड ही जाने हैं क्रॉस चेक करने में, ठीक है ना। तो 2-3 वैल्यू पे चेक करके हमेशा देख ले, इन पे तो पॉसिबल नहीं है। ये आ जाएगा 24, नहीं 2 7 14, 21, 21 और 14 को जोड़ो 35, और यहाँ पे कितना आएगा? 10 और 27 37 आ जाएगा, जो कि लीस्ट है ही नहीं, तो 11 जो है आपका लीस्ट वैल्यू हो जाएगा। अब ये वाला क्वेश्चन है, देखो आप क्या कर सकते हो, आपको a की वैल्यू बतानी है, वो आप किसी भी चीज पे बता सकते हो। आपने देखा ये 2 का स्क्वायर है और 5 क्या होता है, 15 क्या होता है? 3 × 5, तो 3 की पावर 26 और 5 की पावर 26। अब आप या तो 3 की पावर से इसको सॉल्व कर लो, या आप इसको 2 की पावर से सॉल्व कर लो, या 5 की पावर से सॉल्व कर लो, ठीक है। आंसर एक ही आना है। तो आपने देखा अगर मैं 3 की पावर से सॉल्व करता हूँ, आप देख लो न्यूमरेटर में कितना है? इतना। डिनोमिनेटर में अगर मैं देखूँ 27 क्या होता है? 3 का क्यूब, तो ये कितना हो गया? 3 की पावर 3a-3 और 1/3 की पावर 26। तो आपने देखा कि 3 डिनोमिनेटर में ही ले गया मैं सारा कुछ, और 3 की पावर कितनी? 26। तो आपने देखा पावर अगर बेस वैल्यू इक्वल है तो पावर को इक्वेट कर दो, तो आपने देखा 2a-6 26, तो 2a की वैल्यू 32, तो a की वैल्यू 16। आपको बोला कि a में 9 जोड़ के अंडर रूट बता दो, 16 में 9 जोड़ा 25 का अंडर रूट कितना आ जाएगा? 5। आप 2 की वैल्यू पे भी ये चेक कर सकते थे, पर आप ध्यान रखना 2 ना न्यूमिनेटर में है तो आपको न्यूमिनेटर वाली वैल्यू चेक करनी पड़ेगी, और 5 डिनोमिनेटर में है, मतलब आप 5 को डिनोमिनेटर में ला सकते हो, ठीक है, ध्यान रखना। अब आपको x और y दिया है और 3 आपको इक्वेशंस दे दी, और आप देख के समझ पा रहे हो कि यार ये 10 × 4, ये 10 + 4,
और ये 10 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब, तो आप देख सकते हो कि भाई ये तो 10 और 4 वैल्यू है, तो 10 माइनस 4 का स्क्वायर कितना हो गया, 6 का स्क्वायर 36। या फिर x माइनस वाई का जो स्क्वायर होता है वो होता है x प्लस वाई का होल स्क्वायर। और आपने देखा यहाँ से क्या बनने वाला है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, प्लस 2xy में से अगर आप 4xy माइनस कर दो तो आप देखोगे माइनस 2xy हो जाएगा, जो कि x माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो आपने देखा x प्लस वाई का होल स्क्वायर, 14 का स्क्वायर कितना हो गया 196। 196 में से अगर मैं 140 घटा दूं, 160 सॉरी, 196 में से अगर मैं 160 घटाऊं तो 36 आएगा। अब क्वेश्चन में बोला है क्या, क्वेश्चन बोला बेस्ड ऑन दिस ओनली 2 स्टूडेंट के रोस्ट द एवरेज मार्क्स इन द सब्जेक्ट। मतलब इस डाटा के बेस्ड पे कौन से 2 स्टूडेंट्स हैं किसी सब्जेक्ट के जिन्होंने एवरेज मार्क्स क्रॉस किए। आपने यहाँ पे देखा कि मैथ्स के एवरेज मार्क्स कितने हो गए, आपने देखा पहली बात तो स्टूडेंट जो है वो कितने हैं, ABCDE 6 स्टूडेंट है, ठीक है। तो एवरेज कितना हो गया, आपने देखा मैथ्स ये है, ये वाला बार। तो 86 में अगर मैं 69 जोड़ूं, ठीक है, फिर 60, 70, 78 और 92 अगर मैं जोड़ूं तो कितना हो गया 455। 455 बाई 6 कितना हो जाएगा 75.8, ठीक है। तो 75.8 से कितने मैथ्स में मार्क्स ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है और 2 ज़्यादा है और 3 ज़्यादा है। पर बोला क्या है कि 2 स्टूडेंट जो है वो क्रॉस करेंगे एवरेज मार्क्स, ठीक है। पर इस पे 3 स्टूडेंट ने क्रॉस कर दिया, ठीक है, मतलब मैथ्स तो है ही नहीं। अब इकोनॉमिक्स का एवरेज कर दो, तो आपने देखा इकोनॉमिक्स के टोटल मार्क्स कितने हैं, आपने देखा इकोनॉमिक्स ये है 98 में 58 जोड़ो, फिर 70 जोड़ो, फिर 80 जोड़ो, फिर 73, फिर 74, तो कितना हो गया टोटल 453। और एवरेज कितना हुआ, डिवाइड करते हो नंबर ऑफ स्टूडेंट से, तो आपने देखा 75.5 आ गया। 75.5 से कितने बच्चों के ज़्यादा है, 1 के ज़्यादा है और 70 भी कम है, 80 ज़्यादा है, ठीक है, फिर 73 है, फिर 74 है जो कि कम है। तो 2 ही स्टूडेंट ने क्रॉस किया, तो इकोनॉमिक्स जो है आंसर सही है। कॉमर्स और सिविक्स पे चेक कर लेना, आंसर गलत आने वाला है आपका। तो यही 2 स्टूडेंट है जिन्होंने इकोनॉमिक्स का जो एवरेज है उसमें इकोनॉमिक्स से स्कोर उन दोनों स्टूडेंट्स के ज़्यादा है, ठीक है, एवरेज मार्क्स से ज़्यादा है, 2 ही स्टूडेंट के। क्वेश्चन में बोला है इन द 5 ईयर गिवन द एवरेज प्रोडक्शन इज हाईएस्ट इन द कंपनी, ठीक है। कौन सी कंपनी में एवरेज प्रोडक्शन हाईएस्ट होगी और कौन सी कंपनी में एवरेज प्रोडक्शन जो है लोएस्ट होगी, ठीक है। तो आपको ABCD 4 कंपनियां दी हैं 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 ईयर के लिए। तो आपने देखा 5 ईयर गिवन है आपको, ठीक है। तो आप क्या करो, ए कंपनी का एवरेज देख लो, एवरेज प्रोडक्शन, ठीक है, और फिर बी कंपनी का एवरेज प्रोडक्शन। अच्छा, ये तो देखो बहुत आसान है, ठीक है। आप देख रहे हो कि इन चारों में से कंपनी डी की प्रोडक्शन हाईयर है, इन चारों में से भी कंपनी डी की, इन चारों में से भी, इन चारों में से भी, मतलब 2017 में भी, 2016 में भी, 2015 में भी, 2014 में भी और 2018 में भी डी कंपनी ऐसी है जिनकी प्रोडक्शन जो है वो हाईएस्ट है, तो इनका एवरेज भी हाईएस्ट होगा। तो इसमें तो कुछ देखने की जरूरत ही नहीं, हाईएस्ट जो होगा वो डी होगा। और एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें हाईएस्ट आपको डी दिया है, तो लोएस्ट कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। और वैसे भी लोएस्ट वैल्यू ही है इसकी 23, 26, 28, 25। अब देखो इसमें भी लोएस्ट है, ये इसमें भी लोएस्ट है, इसमें एक वैल्यू इससे लोएस्ट है, पर इसमें भी लोएस्ट है और इसमें भी एक वैल्यू लोएस्ट है, तो इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो ए जो है सबसे लोएस्ट हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं मेरी बात आप लोग समझ पाए होंगे, या रिपीट करके देख लेना, समझ जाओगे। तो बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन फ्रॉम 2016 से 2017 द हाईएस्ट रेट ऑफ कलेक्शन इज फॉर विच ब्रांच, कि कौन सी ब्रांच जो है वो हाईएस्ट रेट ऑफ कलेक्शन करेगी। तो आप पहली बात तो देख लो, ऑप्शन आपके पास 4 है, तो पहले आप B3 की वैल्यू निकाल लो। B3 में आपने देखा कि 2016 कौन सा है, ये वाला, और 2017 ये वाला है। तो B3 में देखा आपने 28 से 35 गया,
ठीक है, मतलब 2016 में 28 था और 2017 में आपका कितना हो गया 35। तो आपने देखा कि रेट कितना हो गया, आपने देखा 7/28 इंटू 100%, तो आपने देखा 25% जो है रेट हो गया। फिर आपने देखा B4 की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, आपने देखा B4 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी कि पहले था 34 फिर हो गया 40। तो आपने देखा कितने का इंक्रीमेंट है, 6 का इंक्रीमेंट किस पे, 34 पे। तो आपने देखा 6/34, तो ये कितना हो गया 17.64%। ठीक है, अब B6 ले लो, तो आपने देखा B6 में क्या है 25 से 38 हुई है, तो इंक्रीमेंट कितने का 13 का, किस पे 25 पे। ठीक है, तो ये कितना हो गया आपके पास 13 चौक 52, ये हो गया 52%। तो मुझे तो यही ज़्यादा लग रहा है सबसे। और B1 में 2016 में कितना है 43 से 52 हुआ, मतलब इंक्रीमेंट 9 का हुआ 43 पे। तो 9/43 इंटू 100, 900/43, ये तो कुछ आपका 86, तो 20.93% होगा। तो हाईएस्ट किस में है, B6 में। क्वेश्चन बोला टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है वो 60,000 है। क्वेश्चन में बताना है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट बताएं जिन्होंने कोर्स सी और कोर्स ए में पास नहीं हुए। तो आपने देखा पहली बात तो 60,000 टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है, इसमें से कोर्स ए में कितने हैं 18% स्टूडेंट। ठीक है, और 18% जो है कोर्स ए में है, तो ये जो हो गए नंबर ऑफ स्टूडेंट जो हो गए ये कोर्स ए के स्टूडेंट हो गए। इसमें से 76 बच्चे जो है पास हो गए, 76% बच्चे पास हो गए। तो आपने देखा 24% बच्चे फेल हो गए। ठीक है, जिन्होंने पास नहीं किया तो ये 24%। और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने 60,000, इसमें से सी है ये, तो 20% बच्चे हैं 60,000 के, 20% कितने हो गए 12,000। 12,000 में से आप कह सकते हो कि 80% बच्चे पास हो गए, तो 20% बच्चे फेल हो गए। तो आपने देखा इसको सॉल्व करके आपके पास कितना आ रहा है, आपने देखा कि इसको सॉल्व करके पहली बात तो 60,000 का 18% कितना होगा 10,800, और 10,800 का 24% कितना होगा, आपने देखा ये हो जाएगा 2592। और ये कितना हो जाएगा, आपने देखा 6 दूनी 12 दूनी 24, तो ये 24 हो जाएगा। तो ये 4992 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब ये सेकंड शिफ्ट हो रही है शुरू। ठीक है, पहली शिफ्ट थोड़ी मुश्किल थी, टाइम लग गया। अब ये वाला क्वेश्चन आप लोग खुद से कर लेना, बहुत बार करा दिया मैंने। आपको पता है a³ + b³ क्या होता है, a + b का होल स्क्वायर माइनस 3ab। ठीक है, इसकी वैल्यू आपको 5427 गिवन है। a + b कितना है 27 इस पे कट गया कितना 201, और 27 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 729 माइनस 3ab, और ये कितना होगा 201। तो 3ab की वैल्यू कितनी होगी 729 माइनस 201, जिसको मैं 528 बोलूंगा, तो ab की वैल्यू कितनी हो जाएगी 528/3, जो कि कितना हो जाएगा 51। तो 176 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला, देखो ये वाला क्वेश्चन ना आप लोग ऑप्शन से चेक करें तो सबसे बढ़िया। ठीक है, आपने क्या किया, आपने ऑप्शन रखा पहले तो आपने देखा पहले कि ऑप्शन 75 रखूंगा, 75 रखा आपने। तो आपने देखा अगर मार्क प्राइस 75 है, आपसे पूछा क्या है मार्क प्राइस बताएं, तो आपने देखा मार्क प्राइस अगर x है तो डिस्काउंट कितने का दिया x - 40% का, और सेलिंग प्राइस कितना हो गया, मतलब कस्टमर ने कितना पे किया x - 32, तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया x - 32। तो आप क्या बोलोगे, मार्क प्राइस अगर 75 है तो डिस्काउंट कितने का दिया 75 - 40 कितना हो गया 35% का। तो 35% का डिस्काउंट दिया, मतलब 65% वैल्यू में बेचा। तो 75 की 65% वैल्यू जो होगी वो पॉइंट में आएगी। ठीक है, तो यहां से अगर आप 75 - 32 करोगे तो आप देखोगे कि 43 आ रहा है, जो कि पॉइंटों में नहीं है, मतलब ये वाला ऑप्शन गलत। फिर आप किसको रखें, आप 75 - 32 जो है वो कम आ रहा है, तो आप 80 को रख के देख लें पहले। तो 80, तो आपने देखा 80 अगर मार्क प्राइस है तो 80 - 40 कितना होगा 40%। अगर 40% डिस्काउंट दे दिया 80 पे, मतलब 80 को आपने 60% वैल्यू पे बेच दिया। ठीक है, तो आपने 48 सेलिंग प्राइस रखा,
और 48, तो 80 में से अगर मैं 32 घटाऊं, मतलब x माइनस 32, 80 माइनस 32 अगर मैंने किया 48, तो मेरा आंसर बिल्कुल सही आ रहा है, मतलब 80 जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से कर लेना, सबसे बेस्ट है। अब ये वाला क्वेश्चन है, एक सेकेंड, थोड़ा थोड़ा कोल्ड हो रहा है तो इसलिए मैं थोड़ा टाइम ले रहा हूँ, एक सेकेंड। आपने देखा पी क्यू और आर एस जो है ना, वो दो डायमीटर है जो कि परपेंडिकुलर पे आपस में एक दूसरे को, आर डायमीटर दैट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, मतलब पी क्यू और आर एस जो है ना वो दो डायमीटर है जो आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ठीक है, आपको बोला है क्या, आपको बोला है पी आर जो कॉर्ड है इसकी लेंथ बताए। ठीक है, पी आर जो कॉर्ड है आप इसकी ना लेंथ बता दो, ये आपको बोला है। ठीक है, तो आप कह सकते हो कि अगर दोनों डायमीटर है तो आपस में सेंटर पे एक दूसरे को काट रहे होंगे, और सेंटर से अगर मैं सर्कमफ्रेंस के किसी पॉइंट पे ज्वाइन करूं तो ये आर होता है, मतलब रेडियस होगा, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस। तो आपने देखा ये अगर आ रहा है, ये आ रहा है, ये 90 डिग्री है, तो ये कितना होगा, √2r। ठीक है, मतलब पी आर की वैल्यू जो हो गई वो कितनी हो गई, √2r, और पी क्यू जो है वो 2r के इक्वल है, तो r की वैल्यू कितनी हो गई, पी क्यू बाई 2। तो आपने देखा कि √2 इंटू पी क्यू बाई 2 कितना हो जाएगा, पी क्यू बाई √2। ये आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन बोला 2 नंबर आर रिस्पेक्टिवली 25% और 65% मोर देन थर्ड नंबर। आपने क्या किया, आपने थर्ड नंबर को 100 माना, तो आपने देखा सेकंड नंबर जो है आपके पास 65% ज्यादा आ जाएगा, तो 100 से 65% ज्यादा कितना होगा, 165, और फर्स्ट नंबर कितना होगा, आपने देखा 25% ज्यादा है, तो 25% ज्यादा है मतलब 125% वैल्यू है, क्योंकि 100% वैल्यू तो ये खुद की होगी। आपने देखा 100 की 100% वैल्यू कितनी होगी, 100 होगी, और उस पे 25% ज्यादा है, मतलब 100 का 125% कितना हो जाएगा, 125। अब इन दोनों का रेशो पूछा है, अब इसको 5 पे काट सकते हो बड़े आराम से, तो आपने देखा 33, तो 25:33 इज द करेक्ट आंसर। अब थोड़ा मैं स्पीड से चलने वाला हूँ क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी डाउन हो रही है, और इससे पहले कि क्लास में कोई दिक्कत आए हम लोग पहले क्लास खत्म कर लेते हैं। आपको मैंने तरीका बताया था क्या, क्या आपको पता है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अगर ये है, ठीक है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा की वैल्यू अगर डी है, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू आप निकाल सकते हैं कैसे, प्लस माइनस 2 माइनस डी स्क्वायर, एक तो ये फॉर्मूला है। ठीक है, दूसरा तरीका मैंने आपको बिल्कुल शॉर्टली एक ट्रिक बताई थी, क्या क्या आपको पता है साइन थीटा क्या होता है, पी बाई एच, कॉस थीटा क्या होता है, बी बाई एच, तो ये ऊपर क्या हो गया, पी माइनस बी बाई एच। तो आपने देखा अगर हाइपोटेन्यूज 17 है, अगर हाइपोटेन्यूज 17 है तो आपको पता है कि यार 8, 15, 17 का ना एक ट्रिपलेट होता था। ठीक है, तो आपने देखा कि 8, 15, 17 का अगर एक ट्रिपलेट होता था और हाइपोटेन्यूज अगर 17 है, तो आपने क्या देखा, आपने देखा कि यार परपेंडिकुलर 15 होगा और बेस 8 होगा, तभी जाके 15 और 8 का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 7। आप यहाँ पे परपेंडिकुलर को 8 और बेस को 15 नहीं बोल सकते, आपके पास यहाँ पे डिफाइन हो चुका है क्या, आपने देखा प्लस का 7 है, प्लस का 7 है, तो आपको यहाँ पे हर हालत में परपेंडिकुलर ज्यादा रखना पड़ेगा, तभी जाके जो है यहाँ पे प्लस की वैल्यू आने वाली है। अगर आप यहाँ पे 8 रख दो, परपेंडिकुलर की वैल्यू 8 रख दो, बेस की 15 रख दो, तो आप देखोगे 8 माइनस 5, 8 माइनस 15 माइनस 7 हो जाएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे प्लस 7 ही बनाना है, तो आपको यहाँ पे स्पेसिफाई भी हो गया क्या कि परपेंडिकुलर की वैल्यू 15 और बेस की वैल्यू आपके पास कितनी है, 8। तो हमने देखा कि 15 और 8 का डिफरेंस लिया 7, और वैल्यू आपकी 7 ही आ रही है, मतलब आपको ऑप्शन में 7 ही दिया है, ऑप्शन नहीं क्वेश्चन में 7 ही दिया आपको। मतलब आपने देखा कि अगर हाइपोटेन्यूज 17 और बेस और परपेंडिकुलर 15 और 8 है, तो आपने यहाँ पे क्रॉस वेरीफाई भी कर लिया, 15 और 8 का डिफरेंस कितना, 7। हाँ, मेरी वैल्यू सही है जो मैंने मानी है। तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा कैसे निकलेगा, पी प्लस बी बाई एच, क्योंकि ये होता है पी बाई एच, ये होता है बी बाई एच। हाइपोटेन्यूज जो है दोनों के डिनोमिनेटर में, दोनों में कॉमन आ जाएगा, तो न्यूमिनेटर में हो जाएगा पी प्लस बी, और 15 और 8 को अगर मैं जोड़ूँ तो 23 आ जाएगा, 23/17 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, cos x की वैल्यू -1/2 है। अब ये तभी पॉसिबल है कब, जब x जो है या तो सेकंड क्वाड्रेंट में हो या थर्ड क्वाड्रेंट में हो, क्योंकि आपको पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारे 6 के 6 जो है वो पॉजिटिव होते हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको पता है 6 के 6 जो होते हैं ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी वो पॉजिटिव होती है, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक होता है, थर्ड में टेन और कॉट होता है, और फोर्थ में जो है कोस और सेक होता है। तो आपने देखा कि सेकंड और थर्ड में कॉस की नेगेटिव वैल्यू पॉसिबल है।
आपने देखा कि पाई बाय 2 90 है, तो 3 पाई बाय 2 कितना होगा, 270 डिग्री। अब 270 डिग्री है तो आप यहाँ पे बोल सकते हो कि 270 पे, एक सेकेंड, आपने देखा कि 270 पे जो होगा वो क्या होगा, 90 और 180, 270 पे तो जीरो ही हो जाएगा ये, और 5 पाई बाय 3 ये 5 पाई बाय 2, ये कितना हो गया आपको पता है, 5 पाई बाय 2 हो जाएगा 450। अब ये जो 450 डिग्री है ये कितना होगा, 90 डिग्री के इक्वल होगा, और कोस 90 होता है 0, मतलब ये वाली दोनों वैल्यू तो गलती हो गई। अब आपने देखा 2 पाई बाय 3, तो 2 पाई बाय 3 मतलब 2 इंटू 60 कितना होगा, 120, और यहाँ पे 5 इंटू 60 कितना होगा, 300। 300 डिग्री मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव होता है, मतलब ये भी ऑप्शन गलत। यही ऑप्शन ऐसा है जिसमें जो है कोसेक आपको नेगेटिव मिलने वाला है। क्वेश्चन में बोला है क्या, इफ इन एनी ट्राइंगल द एंगल आर इन अ रेशियो इतना। आपको पता है सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्राइंगल कितना होता है, 180 डिग्री, और आपको 3 ट्राइंगल का रेशियो दे रखा कितना, 1+2, 1:2:1। तो आपने देखा कि सम ऑफ रेशियो अगर मैं करूं तो कितना आ जाएगा, 1+2+1 4, 4 की वैल्यू कितनी है 180 डिग्री, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई 45, और 2 की वैल्यू कितनी आ गई 90, मतलब एक एंगल तो 90 का है बीच वाला, और 2 एंगल 45 के हैं। ठीक है, एक तरीका तो यह निकालने का कि आपको पता है कि A/B/C जो होता है वो कितना होता है, sin A रेशो sin B रेशो sin C। ठीक है, ये आपको पता है एक इक्वेशन होती है कि A/B/C जो होता है वो sin A रेशो sin B रेशो sin C होता है। तो आपने देखा कि अगर ये वाला एंगल A है, ये वाला एंगल B है, ये वाला एंगल C है, मतलब 45 डिग्री, 90 डिग्री और 45 डिग्री है, तो मैं साइड A B C भी बता सकता हूँ। अगर ये एंगल A है, ये एंगल B है, ये एंगल C है, तो आपने देखा कि A/B/C कितना आएगा, sin A sin 45 कितना होता है 1/√2। ठीक है, और sin 90 1 होता है और 1/√2। ठीक है, तो आपने देखा कि अगर मैं फ्रैक्शन हटाऊं तो ये हो जाएगा। एक तरीका तो ये करने का। दूसरा तरीका ये है कि आपको पता है कि जब हम हाइट एंड डिस्टेंस करते हैं, आपको पहले तो ये पता है क्या कि एक एंगल 90 मतलब राइट एंगल ट्रायंगल, ये भी 45 का, ये भी 45 का। ठीक है, तो आपने एक चीज़ देखी यहाँ पे क्या कि जब हम क्या करते हैं, जब हम हाइट एंड डिस्टेंस करते हैं तो हम 45 की जब ट्रायंगल बनाते हैं तो आप देखते हो कि बेस और परपेंडिकुलर 1 होते हैं, और यहाँ पे वैल्यू √2 आ जाती है। ठीक है, अब आपने देखा 45 डिग्री के सामने, मतलब ये अगर एंगल A है, ये B है और ये C है, आपको पता है ये साइड कितनी हो जाएगी, A, ये हो जाएगी B, ये हो जाएगी C, सॉरी उल्टा हो गया, ये B होगी, क्योंकि B एंगल के सामने B साइड, C एंगल के सामने C साइड। तो एंगल A के सामने जो साइड है, तो आपने देखा एंगल A 45 डिग्री साइड क्या है 1, एंगल B 90 डिग्री साइड के सामने √2 1, ऐसे भी आ सकता है। ठीक है, क्वेश्चन में बोला सचिन ने 120 रन बनाए। ठीक है, जिसमें से 6 बाउंड्रीज बने चौके और 4 छक्के हैं। ठीक है, मतलब 4 उन्हें सिक्सेस मारे और 6 जो है उसने बाउंड्रीज मारी, मतलब चौके मारे। तो आपने देखा कि 6 चौक 24 और 24 कितना हो गया 48, मतलब 48 ऐसे रन है जो उसने बाउंड्रीज से लिया है। क्वेश्चन बोला व्हाट परसेंटेज ऑफ हिज टोटल स्कोर डिड ही मेक बाय रनिंग बिटवीन द विकेट्स। तो आपने देखा 48 रन जो है उसने बाउंड्रीज से बनाए हैं, तो आपने देखा 120 उसके टोटल रन है, तो 72 रन जो कि डिफरेंस हो गया 120 और 48 का, 72 ऐसे रन है जो उसने भाग के लिए हैं। तो आप कह सकते हो 72 ऐसे रन, टोटल रन कितने हैं, मतलब रनिंग बिटवीन द विकेट्स जो उसके रन है वो कितने हैं 72, टोटल रन कितने हैं 120। परसेंटेज निकाल लो, ये आ गया 5, ये आ गया 6, ये गया 12 पे, तो 12 बन जाए कितना होगा 60%। क्वेश्चन में बोला मैन बाय एज एन आर्टिकल 7200 का, कॉस्ट प्राइस दिया है, लॉस परसेंटेज दिया है, सेलिंग प्राइस खुद से कर लेना। x + 1/x की वैल्यू 8 दी है। आपने देखा कि यार ऊपर 5x है, नीचे x² - 1/6x लिखा हुआ है, तो आप क्यों ना यहाँ पे x से डिवाइड कर दो। आपने क्या किया, डिनोमिनेटर को भी x से डिवाइड कर दिया, डिनोमिनेटर को भी। ऊपर बचा x, ऊपर बचा 5, नीचे बचा x + 1/x - 6। आपने देखा x + 1/x की वैल्यू कितनी 8, 8 - 6 कितना 2, 5/2 कितना 2.5। √3/4 A² जो होता है वो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है। इसको सॉल्व करोगे 36 √3 आ जाएगा आपका, क्योंकि अगर आपको साइड दिया है इक्विलेटरल ट्रायंगल की तो एरिया कितना होता है √3/4 साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का स्क्वायर। सबको पता है एरिया का फॉर्मूला। अब ये वाला क्वेश्चन मैंने बहुत करा दिया, आप लोग खुद से कर लेना। क्वेश्चन बोला सिंपल इंटरेस्ट बताएं। प्रिंसिपल जो है आपको पता है सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, P × R
तो आपके पास आर कितना हो जाएगा, आपने देखा कि 18 इंटू 3 कितना 54, 54 में 2 ऐड करो 56, 56/3% जो है वो आपका रेट हो गया। ठीक है, और टाइमिंग कितना है 8 मंथ, तो 8 मंथ है तो साल की अगर मैं बात करूं तो कितने साल हो गए 2/3 साल। क्यों, क्योंकि 8 मंथ गिवन है तो आपको ईयर में तो चेंज करना ही पड़ेगा ना। तो क्योंकि रेट भी पर एनम में है तो आपने देखा अगर मैं ईयर में चेंज करूं तो आप देखोगे 8/12 हो जाएगा जिसकी वैल्यू 2/3 होएगी। ठीक है, तो आपको पता है टाइम जो है हम ईयर में लेते हैं, रेट परसेंटेज पर एनम में लेते हैं और प्रिंसिपल रुपीस में। तो आपने देखा ये तो गया। ठीक है, और ये गया 2 पे, ये गया 3 पे, तो आपने देखा अब 6 5 11 ये तो किसी में नहीं कटेगा। ठीक है, तो आपकी वैल्यू जो आएगी कितनी आ गई 3 इंटू 12 इंटू 100, तो इसको कैलकुलेटर से करने पे 9208.88 आया। ठीक है, क्वेश्चन बोला एवरेज ऑफ 5 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर कितना है 75। आपको बोला है बाय एडिंग विच नंबर विल द एवरेज बिकम 676। मतलब 5 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर का जो एवरेज है वो 75 आपको दे दिया। अब ये क्वेश्चन पहले में मैं करा चुका हूँ। ठीक है, दोबारा बता देता हूँ आपको, इससे पिछली वीडियो में था शायद। ठीक है, बाय एडिंग विच नंबर विल द एवरेज बिकम 76। पहली बात तो आपने देखा कि इन 5 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर का एवरेज कितना 75। अब क्या हुआ, एक नंबर आया, मतलब एक नंबर हमने ऐड किया तो एवरेज कितना हो रहा है 76। तो आपने देखा एक नंबर ऐड होने पे 5 नंबर पहले थे, तो एक नंबर ऐड होने पे कितने नंबर हो गए अब 6, इनका एवरेज कितना 76। तो आपने देखा इन्हीं 6 नंबर में से एक नंबर है वो, तो उसका जो वैल्यू आएगा वो 76 तो आएगा ही आएगा। और इसके आ जाने से इसने 5 नंबरों का एवरेज भी एक एक बढ़ा दिया। तो आपने देखा एक एक अगर एवरेज बढ़ाया तो कितने बंदों का एवरेज बढ़ाया उसने 5 नंबरों का एवरेज बढ़ाया, सॉरी बंदों का नहीं, कितने नंबरों का उसने एवरेज बढ़ाया 5 नंबरों का। कितना कितना बढ़ाया एक एक। और अगर हर एक नंबर का अगर वो एक एक बढ़ा रहा है एवरेज, तो आप देखोगे 5 नंबर का कितना बढ़ा देगा 5 बढ़ा देगा, क्योंकि हर एक का उसने एक बढ़ाया तो 5 नंबरों का 5 बढ़ा देगा, तो 81 जो है वो नंबर होगा। ठीक है, क्वेश्चन बोला एथलीट क्रॉस इतना इन इतने मिनट, स्पीड बतानी है किलोमीटर पर आवर में। तो आपने देखा स्पीड क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस कितना 900, टाइम कितना मिनट में लिखा है तो आप इसको सेकंड में चेंज कर लो, तो ये हो गया मीटर पर सेकंड। अब इसको किलोमीटर पर आवर में चेंज कर लो। ठीक है, तो आपने देखा 600 बाई, ये तो हो गया 3/2, ओके, ये हो गया 9, तो 27/5, 27/5 कितना होता है 5.4। और साइन एक्स प्लस कॉसेक एक्स इक्वल टू 2 है, तो आपने देखा ये तभी पॉसिबल है जब इसकी वैल्यू भी 1 हो इसकी भी 1 हो। अगर आप कहो क्या, आप बोलो कि सर अगर मैं ऐसा कुछ करूं कि मैं इनकी वैल्यू 1 ना मानूं, तो आप देखोगे कि यार 3 वैल्यू पॉसिबल होती है। पहली बात तो अगर आप इसको 0 मानोगे तो ये तो इन्फिनिटी हो जाएगा, तो 0 प्लस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पर वैल्यू है आपकी 2। ठीक है, फिर आप क्या करोगे, आप कहोगे कि सर अगर मैं साइन एक्स को 1/2 मतलब एक्स को 30 डिग्री मान लूँ, तो आप कहोगे ये 2 हो जाएगा। तो आपने देखा कि 1/2 + 2 करूँगा 5/2 हो जाएगा। और यहाँ पे 1/√2 अगर मैं एक्स की वैल्यू 45 रखूँ तो यहाँ पे आप देखोगे कि 3/√2 आएगा, पर राइट हैंड साइड में तो 2 है। फिर आप कहोगे कि √3/2 + 2/√3 अगर मैं कर दूँ तो आप देखोगे ये आ जाएगा 5/2√3, पर राइट हैंड साइड में 2 है। साइन एक्स प्लस कोसेक एक्स इक्वल टू 2 तभी पॉसिबल है जब साइन एक्स की वैल्यू और कोसेक एक्स की वैल्यू 1 आ जाए, मतलब एक्स जो है वो 90 डिग्री हो। ठीक है, एक्स की वैल्यू 90 तो यहाँ पे 90 पुट कर दो, तो आपने देखा साइन 90 की पावर कितना 17, कोसेक 90 की पावर कितना 17, 1 + 1 2 आ जाएगा। ठीक है, तो आपको पता है क्या x³ + y³ + z³ का फॉर्मूला, अगर हमें x y z की न्यूमेरिकल वैल्यू दी जाए जिनमें एक एक का डिफरेंस हो तो हम क्या लिखते हैं, आपको पता है ये हम लिखते हैं ½ x + y + z और x - y का होल स्क्वायर, y - z का होल स्क्वायर। और ये आया कहाँ से, आपको पता है यहाँ पे -3xyz भी कर लेना।
ठीक है, तो इस वाली वैल्यू की वैल्यू जो है वो ये आई हुई है, ये वाली जो वैल्यू है, ठीक है। वो कैसे आई है, आपने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड कर दिया, तो 2 से डिवाइड किया, ये बाहर आ गया। तो अंदर जो है आपके पास 2x² + 2y² + 2z² - 2xy - 2yz - xz हो गया, 2xz। तो आपने देखा एक बार अगर आप x² + y² - 2xy लो तो x - y का होल स्क्वायर बनेगा। एक बार अगर आप y² + z² - 2yz लो तो ये बनेगा, और फिर जो x² बचा और जो z² बचा उसको 2xz के साथ लो तो ये बचेगा, ठीक है। तो आपने देखा कि हाफ x की वैल्यू कितनी, 255, ठीक है। अगर आप इसको पूरे को सॉल्व करो कि x³ मतलब x की वैल्यू 255 का क्यूब करोगे, 256 का, 257 का क्यूब करोगे, फिर माइनस करोगे 3 × 255 × 256 × 257, उससे बढ़िया ये वाला फॉर्मूला बनाया हुआ है ताकि आपके लिए आसान हो जाए ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। अब देखो आप 256 में से 255 गए या 255 में से 256 गए, -1 का स्क्वायर 1। अब यहाँ पे 257 में से 256 गए तो आपने देखा 257 में से 255 गए, 257 में से 255 गए तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4। तो आपने देखा इसको सॉल्व करके कितना रहा, 4 + 1 + 1 6, 6/2 कितना हो जाएगा, 3। तो 3 × 256 × 3। आपने देखा ये क्या लिखा है, ये लिखा है 256 - 1, ये लिखा है 256 + 1, कट गया -1 से +1, तो 9 × 256, 4 यूनिट डिजिट आएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2304 जो है आपका आंसर, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर दैट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 81। 81 आपको पता है क्या होता है, 9 का क्यूब या 9 × 9, मतलब अगर 81 पे डिविजिबल होना है तो पहले 9 पे डिविजिबल होना पड़ेगा ना। ये 9 का डिविजिबल है ना, ये 9 पे जाता, ये 9 पे जाएगा। आपने देखा 9 + 9 + 9 + 5 + 9 टोटल कितना हो गया, 36, 9 पे जाएगा। और 9 + 9 गया 8 और 6 14 और 7 21, 21 जो है 9 पे नहीं जाता, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन मैं पहले करा चुका हूँ। आपने देखा पैरामीटर और लेंथ का जो रेशियो है कितना है, 8x और x। तो आपको पता है पैरामीटर क्या होता है, 2 लेंथ प्लस ब्रेड्थ। तो आपने देखा ये हो गया 4x, ब्रेड्थ की वैल्यू कितनी हो गई 3x, ठीक है। तो आपको पता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपको दिया है कितना 2323, और होता क्या है लेंथ टू ब्रेड्थ, लेंथ की वैल्यू x है, ब्रेड्थ की वैल्यू 3x। तो आपने देखा ये गया 4 4 1 पे, x² कितना हो गया 4 4 1, x की वैल्यू कितनी हो गई √4 4 1, 441 का √, कितना होता है 21 सेंटीमीटर। आपको पूछा लेंथ बताए, लेंथ मतलब x की वैल्यू आई गई आपके पास। रामू वर्क 4 times एज फास्ट एज सोमू। तो आपने देखा कि रामू और सोमू की एफिशिएंसी आपको गिवन है कितनी, 4:1, ठीक है। मतलब रामू वर्क्स 4 times एज फास्ट एज सोमू, मतलब रामू अगर 4 गुना काम कर, मतलब सोमू अगर 1 काम करता है तो रामू उतने टाइम में 4 काम कर लेता है, ठीक है। तो आप एक बात बोल सकते हो क्या कि जितने टाइम में सोमू 1 काम करता है उतने में रामू 4, तो रामू जो है 4 times एफिशिएंट है, मतलब 4 गुना एफिशिएंट है किससे, सोमू से। तो एफिशिएंसी का रेशियो आ गया रामू और सोमू कितना, 4:1। क्वेश्चन में दिया है क्या सोमू कैन कंप्लीट अ वर्क इन 20 days इंडिपेंडेंटली। मैंने आपको बताया था जिसके दिन दिए हों, दिन किसके दिए, सोमू के, उसकी रेशियो ऑफ एफिशिएंसी से मल्टीप्लाई। सोमू की रेशियो ऑफ एफिशिएंसी कितनी 1। आपको बोला है क्या कि रामू और सोमू साथ में मिलके कितने दिन में काम कर लेंगे। पहले दिया है क्या सोमू जो है 20 दिन में काम कंप्लीट कर लेता है, पर ये बताइए कि रामू और सोमू साथ में मिलकर अगर काम करें तो कितने दिन में कर लेंगे। मैंने आपको बताया था जिसके दिन दिए उसकी रेशियो ऑफ एफिशिएंसी से मल्टीप्लाई। आपको दिन दिए सोमू के, इसकी रेशियो ऑफ एफिशिएंसी कितनी 1, इससे तो मल्टीप्लाई करना है, पर दिन निकालने किसके है, रामू और सोमू के, इसकी रेशियो ऑफ एफिशिएंसी से आप डिवाइड कर दो। रामू की रेशियो ऑफ एफिशिएंसी रामू की हो कितनी गई, 4 और 1 5, 4 दिन लगेंगे रामू और सोमू अगर साथ में मिलकर काम करें तो। अब आपको पता है ये जो है 25 का क्यूब होता है, तो इसका क्यूब रूट क्या हो जाएगा, 15,625 का क्यूब रूट हो जाएगा 25। तो आपने देखा 21 की वैल्यू √x, तो x की वैल्यू पूछी है 21 का स्क्वायर जो कि कितना होगा 441, ठीक है। अब ये है देखो ये बहुत आसान है,
ये सिर्फ इस टेबल से ये कहना चाहता है कि ये जो है 2016 है, ठीक है, ये 2017 है, ये 2018 है और ये 2019 है। सिर्फ ये इस टेबल से ये कहना चाहता है। तो आप ये डीआई खुद से सॉल्व कर लेना, ठीक है, क्योंकि काफ़ी डीआई में आप लोगों को करा चुका हूँ। खुद से सॉल्व करेंगे आप और मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर मेंशन कर देना, जो कि आप नहीं करते हो, ठीक है। अब ये देखो, ये सबसे आसान है, विच सिटी हैज़ द हाईएस्ट सेल्स। और यहाँ पे भी ये भी आसान है, इन विच ईयर द सेल्स आर हाईएस्ट, ठीक है। तो आप यहाँ पे दे सकते हो कि कौन से साल में सेल हाईएस्ट है। आपने देखा ये 5.2, ये 4.5, तो 4.9, 4.9, 4.9। तो आप यहाँ से देख सकते हो विच सिटी हैज़ द हाईएस्ट सेल, ठीक है। हाईएस्ट सेल पता करने के लिए आपको क्या करना है, सिटी के चारों साल की सेल को ऐड कर देना है। अब आपको हाईएस्ट लग किस में रही है, आप खुद देख लो, हाईएस्ट आपको इसी में लग रही होगी, क्योंकि इसमें एक वैल्यू 5.2 है, दो वैल्यू 4.9 है, ठीक है। तो इस सिटी की जो है हाईएस्ट सेल होगी, तो ये कितना हो गया, सिटी 3, ठीक है। बाकियों की जोड़ के देख लेना, इसकी सेल से कम ही होगी, क्योंकि यहाँ पे हर वैल्यू, ये देखो 5.2 तो है, 2 जो है 5.2 जो है 2016 में सबसे ज़्यादा है, 4.3 जो है उससे एक ही वैल्यू ज़्यादा है, ठीक है, 4.9 फिर ज़्यादा है 2018 में सबसे, और 4.9 2019 में भी सबसे ज़्यादा है, पर एक के वैल्यू के इक्वल है। तो आपने देखा यही सबसे ज़्यादा होता जा रहा है, ठीक है। और कौन से साल में सेल हाईएस्ट है, तो आपने देखा 5.2 हाईएस्ट वैल्यू, फिर 4.5 और 3.6, 3.6 तो बहुत कम हो गया। फिर मैं कहूँ कि वैल्यू कम हो गई, तो आपने देखा 4.1 और 4.3, अब इसमें 4.1 2 कम, 4.3 7 ज़्यादा है, तो इन दोनों में तो सालों में तो ज़्यादा ही हो गई, ठीक है। फिर इसमें 3 कम है और फिर 4 ज़्यादा है, मतलब यही। तो 2019 जो है वो सबसे ज़्यादा हो जाएगा। आप चाहे जोड़ के देख लेना, ये मैं सिर्फ एस्टिमेशन से बता रहा हूँ आप लोगों को। बाकी 2 क्वेश्चन आपके जिम्मे रहे, आप लोग खुद से करना। वीडियो अच्छी लगी हो, जो कि मुश्किल शिफ्ट थी, पहले वाली शिफ्ट मुश्किल थी, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना फ्रेंड रिलेटिव ने जो भी तैयारी कर रहा हो, कमेंट कर देना अपने प्रीशियस रिव्यूज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप लोग खुश रहें, तैयारी करते रहें। थैंक यू।